डिस्क्लेमर, ये उपन्यास एक काल्पनिक कहानी पर आधारित है और ये लेखक की सोच का परिणाम है। इसका कोई भी जाति, धर्म, रीति रिवाज या सामाजिक विश्वास को अपमानित करने का कोई इरादा नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी वेब नॉवेल ऑडियो बुक पर। हम आगे सुनने जा रहे हैं एक बेहद रोमांचक कहानी, माई सीक्रेट पीस्ट शॉप सिस्टम। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। एपिसोड 51। आज का वह छोटा सा रोएंदार जीव पहले से कहीं ज्यादा बड़ा था और उसे मुश्किल से ही मध्यम आकार का रोएंदार जीव कहा जा सकता था। वह जमीन पर खड़ा था। उसका सिर पहले से ही लुओ चेन के कंधे को छू रहा था क्योंकि वह पालथी मारकर बैठा था। इसके पीछे एक अतिरिक्त पूंछ होने के अलावा दिखने में लाइट स्पिरिट कैट से इसका कोई खास अंतर नहीं था। इसके विकास के बाद लुओ चेन अंततः अपने स्पिरिट बीस्ट्स के विकास पथ को देखने में सक्षम हो गया। लुओ चेन ने इस छोटे से प्यारे जीव पर अपना पहला लक्ष्य निर्धारित किया। दो पूंछ वाली बिल्ली, दो तत्व वाली बिल्ली। विकास की शर्त, विपरीत गुणों वाली दो सामग्रियों को लेकर जब दो पूंछ वाली बिल्ली राजा रैंक 9 सितारा स्तर पर पहुंच जाती है तो आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके दोनों विपरीत गुणों वाली सामग्रियों को 1:1 अनुपात में मिलाकर एक पूर्ण संतुलन बनाया जाता है। फिर दो पूंछ वाली बिल्ली को इसे पीने दिया जाता है। दो पूंछ वाली बिल्ली, तीन पूंछ वाली बिल्ली का राजा। विकास की शर्त, केवल सामान्य रूप से राजा रैंक 9 सितारों से राजा जानवर तक उन्नति करके ये तीन पूंछ वाले बिल्ली राजा में बदल सकता है। केवल दो ही विकास पथ थे और दूसरे को तो विकास माना ही नहीं जा सकता था। ये तो बस एक बीस्ट मास्टर की सामान्य रैंक में वृद्धि थी। विकास का पहला मार्ग दिलचस्प लग रहा था, लेकिन वर्तमान नन्हे से प्यारे जीव के लिए यह अभी भी काफी दूर था। लियुगुआंग शहर एक मध्यम आकार के शहर के रूप में इसमें करोड़ों लोग रहते थे। न तो इसकी इमारतों की ऊंचाई और न ही इसकी सड़कों की समृद्धि की तुलना किंग्यांग शहर जैसे छोटे सीमावर्ती कस्बे से की जा सकती थी। किन परिवार को लियुगुआंग शहर के प्रमुख कुलीन परिवारों में से एक माना जाता था। उनका आलीशान घर शहर के दक्षिणी हिस्से में एक अपेक्षाकृत शांत क्षेत्र में स्थित था। पूरे परिवार ने यहाँ एक बहुत ही आधुनिक विला परिसर का निर्माण किया था, जो एक अत्यंत विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। सबसे बड़े और सबसे आलीशान विलाओं में से एक में, जो आमतौर पर परिवार के बैठक कक्ष के रूप में कार्य करता था, किन फुझोंग, किन झो और वर्तमान किन परिवार के मुखिया किन फोंग रहते थे। तीनों आदमी एक मेज के चारों ओर इकट्ठा हुए। उनके चेहरे तनावग्रस्त थे क्योंकि वे मेज पर रखे आधे मीटर लंबे खरगोश को देख रहे थे। यदि लियुगुआंग शहर के अन्य लोगों को पता चलता कि किन परिवार के ये तीन प्रमुख व्यक्ति एक आत्मा राक्षस के साथ इतनी गंभीरता से व्यवहार करेंगे, तो वे निश्चित रूप से बहुत आश्चर्यचकित होंगे। चाचा जी, कैसा चल रहा है? क्या हम शुरू कर सकते हैं? किन परिवार के संरक्षक किन फैंग ने किन फूजहोंग से अधीरता से पूछा। वह घबराए बिना नहीं रह सका। क्या सुगंधित आत्मा संबंध वाले खरगोश द्वारा ड्रैगन यांग घास की सफलतापूर्वक प्रतिकृति बनाई जा सकेगी? ये किन परिवार के भविष्य के उत्थान और पतन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। लियुगुआंग शहर के किन, हे और फैंग परिवारों द्वारा सुगंधित आत्मा से जुड़ाव रखने वाले खरगोश के बारे में जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई थी। किन परिवार में कई दिनों तक देखभाल किए जाने के बाद इसने कुछ दिन पहले उनके घर से एक ड्रैगन यांग घास को आध्यात्मिक संबंध के रूप में सफलतापूर्वक ग्रहण कर लिया। हालांकि सुगंधित आत्मा से जुड़ाव रखने वाले खरगोश ने अभी तक किन परिवार के किसी सदस्य के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। हालांकि आत्मा रूपी प्राणी की अंतर्निहित बुद्धिमत्ता ने उसे अपने सामने मौजूद तीनों लोगों के अनुरोधों को स्पष्ट रूप से समझने की अनुमति दी। तो उसके कान के निचले हिस्से बहते प्रकाश से जगमगा उठे। ये बहते प्रकाश उसके सामने रखी मेज पर आकर केंद्रित हो गए और फिर मानो बुने जा रहे हों, ये बहते प्रकाश 15 सेंटीमीटर ऊंचे घास के तिनके के आकार में बदल गए। फिर सबसे ऊपरी पत्तियों को बुनने के बाद पूरा पौधा धीरे धीरे प्रकाश और छाया के आकार से अपने वास्तविक रूप में ठोस रूप धारण कर लिया। तीनों व्यक्ति सांस रोककर उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। तभी भूरे तने, हरे भरे पत्तों और लाल नसों वाली एक ड्रैगन यांग घास प्रकट हुई। किन फुझोंग ने अचानक प्रकट हुई ड्रैगन यांग घास को सावधानीपूर्वक अपने हाथ में लिया, कई बार उसकी अच्छी तरह से जांच की और फिर उत्साहपूर्वक पुष्टि की। यह आभा, इसके भीतर समाहित ड्रैगन की ऊर्जा, वास्तव में ड्रैगन यांग घास है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
शेष दोनों ने भी एक एक करके ड्रैगन यांग घास ली और इसकी पुष्टि की। बिल्कुल सही, इस पर मौजूद ड्रैगन की ऊर्जा हमारे घर में उगाई जाने वाली ड्रैगन यांग घास की तुलना में कहीं अधिक समृद्ध महसूस होती है। हे ईश्वर, मेरे किन परिवार पर कृपा करें, ड्रैगन यांग घास के पतन का संकट अब हल हो गया है। किन झो का कठोर चेहरा कांप उठा और उसकी आंखों में हल्के आंसू दिखाई दिए। कुछ देर बाद उनकी भावनाएं कुछ हद तक शांत हो गईं। किन फुझों के चेहरे पर एक दोस्ताना मुस्कान खिल उठी, मानो वह कोई अजनबी चाचा हो। अच्छे खरगोश, तुम एक दिन में कितने ड्रैगन यांग घास पैदा कर सकते हो? नन्हे खरगोश ने अपना सिर झुकाया और उसमें अपेक्षित सतर्कता का कोई निशान नहीं दिखा। किन फुझों के लिए 3 और खरगोश पैदा करने के बाद सुगंधित आत्मा से जुड़ाव वाले खरगोश ने उसके लिए और खरगोश पैदा करने से इनकार कर दिया। अब उनके पास एक मोटा अनुमान था, ये प्रतिदिन अधिकतम 4 पौधे पैदा कर सकता है। हालांकि उनके पास केवल एक ही सुगंधित आत्मा से जुड़ाव वाला खरगोश था और वे इसे किसी पुराने काम के घोड़े की तरह इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। इसलिए किन फुझोंग ने ये निर्णय लिया कि सुगंधित आत्मा संबंध वाला खरगोश प्रतिदिन अधिकतम 2 ड्रैगन यांग घास का उत्पादन करेगा। शेष समय के लिए उसे केवल परिवार द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनों का उपभोग करना था और शांतिपूर्वक विकसित होना था। किन परिवार के मुखिया किन फोंग ने सुझाव दिया, चाचा जी, स्पिरिट एफिनिटी रैबिट को तेजी से विकसित करने में मदद करने के लिए क्या हमें परिवार के भीतर से ही किसी बीस्ट मास्टर को अनुबंधित करने के लिए नहीं ढूंढना चाहिए? इस बीस्ट मास्टर की दुनिया में एक बहुत ही विचित्र विशेषता थी। जो जानवर मानव पशु स्वामी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करते थे, वे अक्सर तेजी से बढ़ते थे। शायद ये भी आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनरुत्थान के दौरान स्वर्ग और पृथ्वी से मानवता को मिला एक उपहार था, और बीस्ट मास्टर की प्रतिभा ऐसा ही एक उपहार थी। किन फुझोंग अब अच्छे मूड में था और उसने किन फोन की ओर देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारे क्या विचार हैं? सबसे पहले, जिस व्यक्ति को ये रोग होता है, उसकी युद्ध शक्ति बहुत कम नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वह इस परिवार ट्रान बीस्ट की अच्छी तरह से रक्षा नहीं कर पाएगा। दूसरे, जिस व्यक्ति को ये राक्षस लग जाता है, वह बार बार परिवार से बाहर नहीं जा सकता, अन्यथा वह परिवार के लिए लगातार ड्रैगन यांग घास की आपूर्ति नहीं कर पाएगा। अंत में, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस व्यक्ति को परिवार के प्रति समर्पित होना चाहिए। किन फुझोंग ने सहमति में सिर हिलाया, तो फिर आपके विचार से कौन उपयुक्त है? किन फोंग ने गर्व से अपनी ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, मैं राजा रंग का 8 सितारा पशु स्वामी हूँ, मेरी युद्ध शक्ति कम नहीं है, और मैं कुलपिता हूँ, मैं पूरे साल कुल में रहकर मामलों को संभालता हूँ, इसलिए मैं परिवार के लिए ड्रैगन यांग घास की स्थिर आपूर्ति कर सकता हूँ। मेरी बीस्ट मास्टर प्रतिभा डबल रिलीज है, जिससे बीस्ट द्वारा जारी किए गए कौशल को 2 बार इस्तेमाल करने की संभावना रहती है। इसके साथ सहयोग करने से ड्रैगन यांग घास की पैदावार सीधे बढ़ सकती है। क्या यह आपको आकर्षक नहीं लगता? अंत में, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरा तीसरा बीस्ट स्लॉट अभी भी खाली है। इस पर किन फोन के चेहरे पर एक सरल, ईमानदार मुस्कान दिखाई दी, क्या आपको नहीं लगता कि मैं ही चुनी हुई हूँ? जब उन्होंने इन बिंदुओं को गिनाया, तो उनसे सहमत न होना लगभग अनुचित प्रतीत हुआ। लेकिन किन फुझोंग को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली चीज डबल रिलीज बीस्ट मास्टर की प्रतिभा थी, क्योंकि ड्रैगन यांग घास की पैदावार बढ़ाने में सक्षम होना ही इसका असली फायदा था। कोई और रास्ता नहीं था। परिवार के जानवर, क्रिम्सन ब्लड ड्रैगन साइप्रस को ड्रैगन यांग घास की बहुत अधिक आवश्यकता थी। यदि पर्याप्त मात्रा में ड्रैगन यांग घास होती, तो परिवार का राजा रैंक 9 सितारा होता। क्रिम्सन ब्लड ड्रैगन साइप्रस पूरी तरह से वाइल्ड रैंक बीस्ट बनने के लिए अपनी क्षमताओं को साबित कर सकता है, जिससे परिवार को अपनी पुरानी प्रतिष्ठा वापस पाने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो आपको ये बीमारी हो जाएगी। इसका अच्छे से ख्याल रखना। सुगंधित आत्मा संबंध खरगोश को किन फोन को सौंपने के बाद किन फुझोंग ने किन झों की ओर रुख किया। अब से चेन्यांग पेट स्टो के साथ होने वाले सभी लेन देन की पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। उनसे समान स्तर पर संवाद करें। उनके स्टो में होने वाले घटनाक्रमों पर ध्यान दें। किन फुझोंग थोड़ी देर रुका, फिर उसने अपना विचार बदल दिया। कैसा रहेगा अगर हम सीधे किंग्यांग शहर जाकर वहां तैनात हो जाएं और उस दुकान की गतिविधियों पर नजर रखें? अगर आपको किसी सुगंधित आत्मा से जुड़ाव रखने वाले खरगोश के बारे में कोई खबर मिले, तो तुरंत परिवार को सूचित करें। किन झो ने उलझन में अपना सिर खुजाते हुए पूछा, लेकिन क्या हमारा उनके साथ कोई समझौता नहीं था?
कि अगर किसी जानवर के बारे में कोई खबर मिले तो वे हमसे संपर्क करेंगे। किन फुझोंग थोड़ा निराश था। किसी को विशेष रूप से वहां प्रतीक्षा करने के लिए भेजना उनके प्रति हमारा सम्मान दर्शाता है। इससे वे हमें पहले बेचने के लिए अधिक इच्छुक होंगे। बाकी बचे स्पिरिट एफिनिटी रैबिट्स को अन्य 2 परिवारों से पहले खरीदने के लिए। इस तरह हमें विकास के लिए अधिक समय मिलेगा। अच्छा, ठीक है, मैं अब जाता हूँ। किन झो ने सिर हिलाया, उसे बाद में एहसास हुआ। ये देखकर कि उसने उसकी बातों को गंभीरता से ले लिया है, किन फुझोंग ने संतुष्टि से सिर हिलाया। किन फॉन की बाहों में शांति से विश्राम कर रहे सुगंधित आत्मा संबंध वाले खरगोश को देखकर, जिसके पास ड्रैगन यांग घास की प्रचुर मात्रा है, उनका किन परिवार लियुगुआंग शहर में नंबर 1 परिवार के रूप में अपनी स्थिति पर वापस क्यों नहीं लौटेगा। लुओ चेन को, जाहिर है, लियुगुआंग शहर में क्या हो रहा था, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। वो इस समय खुशी खुशी अपना क्वेस्ट पैनल खोल रहा था। क्वेस्ट 1, अपने 3 पालतू जानवरों को विकसित करें, पूर्ण 200 अंक, 1 रैंक 2 गुप्त क्षेत्र दावा करने योग्य का पुरस्कार प्राप्त करें। दूसरा मिशन, अच्छी योग्यता वाले 20 पालतू जानवरों को बेचें, 4 बिक चुके हैं, 50 अंक इनाम के रूप में मिलेंगे, दुकान में नए आइटम जोड़े जाएंगे। तीसरा मिशन, मूनस्टार स्पिरिट को सफलतापूर्वक अंडे से बाहर निकालें, इनाम के तौर पर स्टारलाइट प्रोटेक्शन प्राप्त करें। लुओ चेन ने रैंक 2 सीक्रेट रियल्म के लिए पुरस्कार प्राप्त करने का विकल्प चुना। चेन्यांग पेटस्टो की तीसरी मंजिल पर, किंग्यू सीक्रेट रियल्म के बगल में, एक नया प्रकाश पोर्टल प्रकट हुआ। किंग्यू गुप्त क्षेत्र के प्रकाश द्वार से हल्की नीली चमक निकल रही थी, जबकि इस नव प्रकट हुए गुप्त क्षेत्र के द्वार से असंख्य चमकदार प्रतिदीप्ति निकल रही थी, जो इसे और भी स्वप्निल बना रही थी। उस नन्हे से प्यारे जीव ने लुओ चेन और अपने चारों ओर हवा की एक झिल्ली लगा ली, और तभी वे इस तारों से जगमगाते प्रकाश द्वार में प्रवेश कर पाए। विशाल, गहन, विस्तृत प्रकाश द्वार में प्रवेश करने के बाद लुओ चेन को सबसे पहले यही अनुभूति हुई थी। ऊपर देखने पर एक अनंत और निर्मल तारों भरा आकाश दिखाई देता था, और लुओ चेन के पैरों के नीचे की भूमि उस पूरे तारों भरे आकाश में तैरते हुए धूल के एक कण की तरह थी। विभिन्न तारे, ग्रह, श्वेत बौने तारे, लाल विशाल तारे, धूमकेतु आदि उनके पैरों के नीचे की भूमि से होकर गुजरे। यहाँ विभिन्न तारा में प्रकाश तत्वों की शक्ति असाधारण रूप से सक्रिय थी। क्या ये द्वितीय श्रेणी का गुप्त क्षेत्र वास्तव में इतना बड़ा है? लुओ चेन ने मन ही मन आश्चर्य से आह भरी। होस्ट, जाग जाओ। अगर सिस्टम का कोई भौतिक शरीर होता, तो वह निश्चित रूप से लुओ चेन को थप्पड़ मारकर जगा देता। गुप्त लोक का स्थान केवल तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन है, बाकी सभी पृष्ठभूमियां प्रक्षेपण हैं, वे नकली हैं। अरे, आपने पहले क्यों नहीं बताया? भावनाओं का कितना बड़ा नुकसान हुआ। लुओ चेन का सिर, जिसे उसने अब तक ऊंचा रखा था, अचानक नीचे झुक गया, और वह घबराकर इधर-उधर देखने लगा। आसपास का इलाका काफी समतल था, तारों की रोशनी में नंगी चट्टानों का एक विशाल विस्तार दिखाई दे रहा था, जो बेहद बंजर प्रतीत हो रहा था। किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए, तो ये कल्पना करना कठिन था कि ऐसे वातावरण में जीवन का अस्तित्व संभव है। लुओ चेन के दिल में अचानक एक अशुभ आशंका पैदा हुई। क्या सच में यहाँ कोई पालतू जानवर नहीं है? आशा की एक पतली सी किरण को थामे हुए लुओ चेन हार मानने को तैयार नहीं था, और उसने लिटिल फरबॉल के साथ पूर्व निर्धारित दिशा में आगे बढ़ना जारी रखा। रास्ते भर सिर्फ पत्थर ही पत्थर थे। इस खाली भूमि पर तरह तरह के अजीबोगरीब आकार के पत्थर बेतरतीब ढंग से बिखरे पड़े थे। काफी देर तक दौड़ने के बाद लुओ चेन ने आखिरकार हार मानकर अपनी खोज छोड़ दी, और कुछ हद तक लाचार होकर बैठने और आराम करने के लिए एक अपेक्षाकृत चिकना पत्थर ढूंढ लिया। सिस्टम, तुम सचमुच अविश्वसनीय हो। मुझे इस खाली पड़े गुप्त क्षेत्र की क्या जरूरत है? क्या मुझे इसे गोदाम के रूप में इस्तेमाल करना है? प्रणाली, गुप्त लोक के चमत्कारों को स्वयं खोजें, हे मेजबान। लुओ चेन आराम से अपने पीछे मौजूद चिकने विशाल पत्थर पर लेट गया। और आपको बता दें, इस विशाल पत्थर के आसपास की ऊर्जा असामान्य रूप से सक्रिय थी, जिससे इस पर लेटना बेहद आरामदायक हो रहा था। कुछ देर लेटने के बाद लुओ चेन को कुछ याद आया, और उसने एक अंडा निकाला जिसकी सतह पर तारों की रोशनी के छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे थे। सिस्टम ने कहा है कि तुम्हारे अंडों से निकलने का रहस्य इस गुप्त क्षेत्र में छिपा है। तुम्हारे नाम में शिंगलिंग तारा आत्मा शब्द हैं, इसलिए मुझे आशा है कि यहाँ की प्रचुर तारामयी ऊर्जा तुम्हारे लिए उपयोगी होगी। लुओ चेन ने अंडे को रखने के लिए उपयुक्त स्थान खोजने की तैयारी में दाएं बाएं देखा।
किसने सोचा था लुओ चेन के हाथों में स्थिर रूप से रखा हुआ तारा में अंडा हवा में तैरने लगेगा। इसके खोल पर पड़ रही तारों की रोशनी मानो किसी पुकार का जवाब दे रही हो और धीरे धीरे एक निश्चित पथ पर इसकी सतह पर आगे बढ़ रही हो। गुप्त क्षेत्र में मौजूद प्रचुर मात्रा में मौजूद तारों के प्रकाश की ऊर्जा इसकी ओर प्रबल रूप से आकर्षित हुई, जिससे इसके चारों ओर एक दृश्यमान ऊर्जा भंवर का निर्माण हुआ। एक क्षण के लिए यह अंडा गुप्त क्षेत्र का एकमात्र केंद्र प्रतीत हुआ और गुप्त क्षेत्र के बाहर से और भी अधिक तारा में प्रकाश शक्ति प्रवाहित हुई। लुओ चेन ने देखा कि उसके सिर के ऊपर स्थित कई तारे बड़ी मात्रा में तारा में प्रकाश उत्सर्जित कर रहे थे, जो गुप्त क्षेत्र की ऊपरी झिल्ली से गुजर रहा था और सीधे तारा में अंडे पर चमक रहा था। क्या आपने नहीं कहा था कि बाहर लगे वो तारे नकली हैं? लुओ चेन का सवाल सुनकर सिस्टम असहमत हो गया। गुप्त क्षेत्र एक स्वतंत्र स्थान है। वे तारे मात्र बाहरी तारों के प्रक्षेपण हैं, जिन्हें चंद्र तारा आत्मा द्वारा समय और स्थान की दूरियों को पार करके यहाँ आने के लिए बुलाया गया है। सचमुच? लुओ चेन को संदेह हुआ। सचमुच? सिस्टम का जवाब दृढ़ था। लुओ चेन को अपने नीचे एक कंपन महसूस हुई और फिर उसका पूरा शरीर हवा में ऊपर उठने लगा। इस अचानक हलचल से नन्हे रोएंदार जीव के रोए तुरंत खड़े हो गए। वो लुओ चेन की रक्षा करने के लिए तैयार खड़ा था, मानो किसी भी क्षण आक्रमणकारी शत्रुओं पर हमला करने के लिए तत्पर हो। लुओ चेन ने ऊपर देखा। ये सिर्फ उसके पैरों के नीचे ही नहीं था। गुप्त क्षेत्र में, जहां पहले जीवन का कोई संकेत नहीं था, वे विचित्र आकार के पत्थर अचानक जीवित प्रतीत होने लगे। उनकी बनावट बेहद विचित्र थी, वे पूरी तरह से पत्थर से बने थे। लुओ चेन के लिए ये कल्पना करना मुश्किल था कि वे कैसे खाते या प्रजनन करते होंगे। इसके अलावा, जब वे जमीन पर पड़े थे, तो उनसे किसी प्रकार की जीवन शक्ति का आभास नहीं हो रहा था, वे सचमुच निर्जीव वस्तुओं की तरह लग रहे थे। इससे पहले कि उसके पैरों के नीचे मौजूद पत्थर की आकृति उस पर हमला कर पाती, लुओ चेन और छोटा सा रोएंदार जीव तेजी से उससे कूद गए। सौभाग्यवश लुओ चेन और लिटिल फरबॉल द्वारा अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थान खोजने की पूरी प्रक्रिया के दौरान इन पत्थर के जीवों ने उन पर सक्रिय रूप से हमला नहीं किया। उनका पूरा ध्यान हवा में तैरते हुए तारे की रोशनी से जगमगाते अंडे पर केंद्रित प्रतीत हो रहा था। इन पत्थर के लोगों द्वारा उसे न देखे जाने का फायदा उठाते हुए लुओ चेन ने तुरंत अपनी सत्य दृष्टि का उपयोग करके उनकी जानकारी की जांच की। जाति: तारा में पत्थर आत्मा। रैंक: स्पिरिट बीस्ट 5 स्टार। प्रकार: प्रकाश प्रकार तारकीय, पृथ्वी प्रकार। अवस्था: उत्साहित, पूजा करते हुए। योग्यता: अच्छी। कौशल: 1। तारा में पत्थर गहन श्रेणी: तारा में पत्थर की आत्माएं साल भर भोजन के लिए तारा में प्रकाश को अवशोषित करती हैं। अतिरिक्त, बिना उपयोग किया हुआ तारा में प्रकाश पृथ्वी तत्वों के साथ मिलकर एक विशेष संसाधन, तारा में पत्थर का निर्माण करता है। 2। बोल्डर ड्रॉप प्रोफाउंड ग्रेड स्टारलाइट स्टोन स्पिरिट्स लक्ष्य के ऊपर एक विशाल चट्टान को संघनित करते हैं, फिर उसे इच्छानुसार गिरा देते हैं। 3। तारा में तापन गहन श्रेणी: तारा में पत्थर की आत्माएं अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए बार बार तारा में तापन से गुजरती हैं। इससे उनका पहले से ही कठोर शरीर और भी सख्त और अटूट हो जाता है। उनका शरीर ही उनका सबसे अच्छा हथियार है। 4। रूप परिवर्तन पृथ्वी श्रेणी: तारामय पत्थर आत्माओं का कोई निश्चित बाहरी रूप नहीं होता। वे अपने शरीर पर मौजूद पत्थरों को अपनी इच्छानुसार किसी भी आकार में बदल सकती हैं। लुओ चेन ने एक के बाद एक कई स्टारलाइट स्टोन स्पिरिट्स की जानकारी देखी और उनमें कुछ किंग बीस्ट भी शामिल थे। लेकिन अब, किसी अज्ञात कारण से, वे सभी चंद्र तारा आत्मा की दिशा में पूजा कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उनकी मुलाकात किसी राजा से हुई हो, या शायद किसी संरक्षक से। तारामय अंडे द्वारा तारामय शक्ति का अवशोषण जारी रहा, और तारामय पत्थर की आत्माओं से तारामय प्रकाश के कण भी तारामय अंडे की ओर अभिसरित होने लगे। लुओ चेन, जो शुरू में इस बात को लेकर चिंतित थे कि वे तारामय अंडे के साथ क्या कर सकते हैं, उन्हें थोड़ी राहत महसूस हुई। ये पालतू जानवर तारा में अंडे को खाने से पहले उसे मोटा करने की योजना तो नहीं बना रहे होंगे, है ना? अगर ऐसा होता भी, तो वे उसकी पूजा तो नहीं कर रहे होते। आधे घंटे तक देखने के बाद लुओ चेन को एहसास हुआ कि तारामय अंडा रुकने का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था, मानो कोई डाकू जिसने हजारों वर्षों से तारामयी ऊर्जा को अवशोषित नहीं किया हो, एक पल के लिए भी रुकने को तैयार न हो। लुओ चेन वास्तव में यह नहीं बता सकता था कि यह कब रुकेगा, इसलिए वह केवल वहां से जाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। पहले उसने गुप्त क्षेत्र की सीमा के अनुमानित आकार का आकलन किया।
ये लगभग 100,000 वर्ग मीटर था, जो कि किंग्यू गुप्त क्षेत्र के आकार का 10 गुना था। कुछ देर खोजबीन करने के बाद उसने पाया कि यहाँ स्टारलाइट स्टोन स्पिरिट की संख्या काफी अधिक थी, संभवतः कई सौ। सबसे निचला स्तर स्पिरिट बीस्ट थरीस्टॉस था और सबसे उच्च स्तर किंग बीस्ट सिक्सटॉस था। सबसे ऊंचे स्तर वाला प्राणी इस समय तारामय अंडे के सबसे करीब था। वहां खड़े खड़े ही लुओ चेन को ऐसा लग रहा था मानो वो उसके बच्चे के बराबर भी लंबा नहीं है। गुप्त क्षेत्र के भीतर की स्थिति की सामान्य समझ होने के कारण लुओ चेन ने इस गुप्त क्षेत्र को #2 स्टोन स्पिरिट सीक्रेट क्षेत्र नाम दिया, जो इसकी विशेषताओं का एक अच्छा सारांश था। आधे घंटे और इंतजार करने के बाद आखिरकार स्टारलाइट अंडे के साथ नए बदलाव दिखाई दिए। दरार, रहस्यमय क्षेत्र में एक तीखी आवाज गूंजी और स्टारलाइट एग के ऊपर से नीचे तक एक दरार पड़ गई। मूनस्टार स्पिरिट अंततः अंडे से बाहर निकलने ही वाला था। पहली दरार का दिखना एक संकेत प्रतीत हुआ, इसके बाद स्टारलाइट एग पर अनियमित दरारें दिखाई देने लगीं। घनी, मकड़ी के जाले जैसी दरारें अंततः अंदर मौजूद प्राणी द्वारा भीतर से ही तोड़ दी गईं। पारदर्शी पंखों वाला एक प्राणी भीतर से बाहर निकला, जिसकी शक्ल इंसानों से बेहद मिलती जुलती थी। उसका शरीर दुबला पतला था, उसकी ऊंचाई केवल लगभग 30 सेंटीमीटर थी और उसके सिर पर तारों से सजा हुआ मुकुट था। उसने ऐसे वस्त्र पहने थे जिन पर ब्रह्मांड की आकृति बनी हुई थी और उन पर कढ़ाई किए गए तारे अभी भी एक विशिष्ट पैटर्न के अनुसार गति कर रहे थे। उसके छोटे छोटे पैर दिखाई दे रहे थे। मूनस्टार स्पिरिट को देखकर लुओ चेन को पहली बार यही लगा कि यह किसी एनिमेशन फिल्म का 2 आयामी प्राणी है। क्या सचमुच ऐसी कोई चीज वास्तविक दुनिया में प्रकट हो सकती है? सौभाग्यवश उसका चेहरा अपेक्षाकृत सामान्य था। वास्तविकता में ऐसी कोई स्थिति नहीं थी जहां उसकी आंखें उसके आधे चेहरे को घेर लेतीं। यदि ऐसा होता, लुओ चेन का अनुमान था कि वह वास्तव में इसे स्वीकार नहीं कर पाएगा। जाति, मूनस्टार स्पिरिट। रैंक, स्पिरिट बीस्ट 6 स्टार। प्रकार, प्रकाश प्रकार तारों की रोशनी चंद्रमा की रोशनी। अवस्था, नवजात, जिज्ञासु। योग्यता, उत्कृष्ट। कौशल 1, स्टारलाइट फॉल गहन स्तर मूनस्टार स्पिरिट लक्ष्य के शरीर में प्रवेश करने के लिए तारों की रोशनी को आमंत्रित करता है, जिससे लक्ष्य की आंतरिक चोटें थोड़े समय में ठीक हो जाती हैं। 2, स्टारबस्ट पृथ्वी स्तरीय मूनस्टार स्पिरिट लक्ष्य क्षेत्र में तारे के कणों को फेंकता है और जरूरत पड़ने पर उन्हें विस्फोटित करता है। 3, चंद्रमा निर्देशित तारा जागरण पृथ्वी स्तर चंद्र तारा आत्मा लक्ष्य के लिए तारा जागरण आशीर्वाद प्रदान करती है, जिससे लक्ष्य को तारा प्रकाश की शक्ति प्राप्त होती है, जिससे उनके शरीर में परिवर्तन और वृद्धि होती है। 4, चंद्रमा आवाहन कला पृथ्वी स्तर चंद्र तारा आत्मा चंद्रमा को प्रकट होने के लिए आमंत्रित करती है, जिससे उसे व्यापक लाभ प्राप्त होते हैं और वह लक्ष्यों पर हमला करने के लिए चंद्रमा से चंद्र प्रकाश भी छोड़ सकती है। हालांकि वह शुरू से ही समझ गया था कि यह शाही जानवर साधारण नहीं है, फिर भी जब लुओ चेन ने इसके बारे में जानकारी देखी तो वह चौंक गया। जन्म से ही स्पिरिट बीस्ट होने और 4 जन्मजात कौशलों से युक्त होने के कारण ये निश्चित रूप से अधिकांश रॉयल बीस्ट्स को पल भर में मार सकता है। वास्तव में कुछ शाही लोग रोम में पैदा होते हैं, जबकि अन्य केवल परिश्रम करने के लिए पैदा होते हैं। मूनस्टार स्पिरिट धीरे धीरे उन शाही जानवरों के ऊपर एक घेरे में उड़ती रही जो उसे प्रणाम कर रहे थे और अपने शरीर से तारों की रोशनी बिखेरते हुए स्टारलाइट स्टोन स्पिरिट्स पर प्रकाश डालती रही। स्पष्ट रूप से तारामय पत्थर की आत्माएं, जो तारामय प्रकाश के नुकसान के कारण कुछ हद तक सुस्त हो गई थीं, तारामय प्रकाश को अवशोषित करने के बाद अपनी स्थिति में सुधार कर बैठीं। ये स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने कैसे संवाद किया, लेकिन आत्मा के चारों ओर मौजूद पत्थर की आत्माएं धीरे धीरे तितर बितर हो गईं, अपने मूल स्थानों पर लौट आईं और फिर से निर्जीव पत्थरों में परिवर्तित हो गईं। इस दौरान इनमें से किसी भी पत्थर की आत्मा ने लुओ चेन या उस छोटे से प्यारे जीव पर ध्यान नहीं दिया। शायद उन्हें लगा कि वे कोई खतरा नहीं पैदा करते हैं, या शायद इस प्रजाति का स्वभाव ही आक्रामक न होना था। मूनस्टार स्पिरिट बिखरे हुए स्टारलाइट स्टोन स्पिरिट्स के बीच से गुजरी और सक्रिय रूप से लुओ चेन के पास आ गई। मुझे उसके पास ले चलो। लुओ चेन के मन में एक कोमल आवाज गूंज उठी। दहाड़, यह मूनस्टार स्पिरिट न केवल दिखने में मनुष्यों से कुछ हद तक मिलती जुलती थी, बल्कि इसकी बुद्धिमत्ता भी उसी श्रेणी के अन्य शाही जानवरों से कहीं अधिक प्रतीत होती थी। ये तीसरा शाही जानवर था जिसका सामना लुओ चेन ने किया था जो मनुष्यों के साथ संवाद कर सकता था। पहला दुकान की रखवाली करने वाला शाही जानवर,
रंगीन ध्वनि आत्मा फिंच था, और दूसरा शहर पर हमला करने वाली ज्वार पुकारने वाली मत्स्यांगना थी। चांग ग्वेहिंग, लुओ चेन ने एक नाम लिया। हाँ, तुम्हें अभी भी अपने बचपन की यादें हैं। लुओ चेन की आंखें सिकुड़ गईं। मूनस्टार स्पिरिट कुछ देर रुका, फिर देर से बोला, मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरा इरादा आपके रहस्यों में दखल देने का नहीं था, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैंने दुकान में जो कुछ भी देखा, वह किसी को नहीं बताऊंगा। हालांकि मूनस्टार स्पिरिट नवजात थी, फिर भी उसकी जाति में संरक्षित विरासत में मिली यादों ने उसे यह समझने में सक्षम बनाया कि इस दुकान में मौजूद चीजें कितनी आश्चर्यजनक थीं। इसके अलावा ऐसा प्रतीत होता है कि इसने सुगंधित खरगोश और प्रकाश आत्मा बिल्ली शाही जानवरों के विकास औषधि के मॉड्यूलेशन व्यंजनों को भी देख लिया था। अब तो यह और भी निश्चित लगने लगा था कि इसके सामने खड़ा युवक इसे जाने नहीं देगा। सचमुच, लुओ चेन ने इस पर हल्की सी मुस्कान बिखेरी और कहा, मुझे खेद है, लेकिन आपको कुछ समय के लिए इस गुप्त क्षेत्र में रहना होगा। मैं आपके वादे पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता। मूनस्टार स्पिरिट थोड़ी निराश थी। हालांकि वह खुद को बहुत भरोसेमंद मानती थी, लेकिन केवल उसके शब्दों से उसके सामने खड़े सुंदर युवक का विश्वास नहीं जीता जा सका। यदि आपको किसी भी संसाधन की आवश्यकता हो, तो मैं उन्हें चांग ग्वेहिंग तक पहुंचा सकता हूँ। मूनस्टार स्पिरिट ऊपर नीचे झूलने लगी, अपना छोटा सा सिर हिलाया और फिर बोली, यहाँ तारों की रोशनी की ऊर्जा बहुत प्रचुर मात्रा में है, इसलिए मुझे फिलहाल किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये देखकर कि वास्तव में इसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, लुओ चेंग गुप्त क्षेत्र में नहीं रुका। उसे इस मूनस्टार स्पिरिट से निपटने के तरीके के बारे में सिस्टम से पूछताछ करने की आवश्यकता थी। चिन्यांग पेटस्टो की दूसरी मंजिल पर स्थित साधना कक्ष में लुओ चेन एक कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखें बेजान सी थीं, उसका पूरा ध्यान अपने मन पर केंद्रित था। सिस्टम, बाहर आओ। उस मूनस्टार स्पिरिट के साथ क्या हो रहा है? तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि जब वो अंडा था तब वो बाहर की दुनिया को महसूस कर सकता था। होस्ट, आपने पूछा ही नहीं, सिस्टम ने सावधानी से, हालांकि थोड़ी कमजोरी के साथ, जवाब दिया। ही, लुओ चेन ने उपहास उड़ाते हुए कहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि यह किस तरह का शाही जानवर है। अगर आपने उस समय मुझे ये काम न सौंपा होता, तो मैं इसे सेने का काम स्वीकार नहीं करता। अब आप कह रहे हैं कि मैंने पूछा ही नहीं। खैर छोड़िए, क्या आपके पास कोई ऐसा तरीका है जिससे दुकान के बारे में जानकारी लीक होने के छिपे हुए खतरे को खत्म किया जा सके? प्रतिक्रिया देने से पहले सिस्टम कुछ क्षण के लिए रुक गया। जब आप 20 या उससे अधिक अच्छी गुणवत्ता वाले शाही जानवरों को बेचने का कार्य पूरा कर लेंगे, तो मैं आपके लिए आपूर्ति पैनल पर खरीदने योग्य वस्तुओं को समायोजित कर दूंगा और उसमें एक संबंधित प्रकार की वस्तु जोड़ दूंगा। क्या ये ठीक रहेगा? लुओ चेन ने अपने कार्य की पूर्णता की स्थिति जांची। 20 तक पहुंचने के लिए उसे अभी भी 16 और कार्य पूरे करने थे। चलो, कम से कम एक समाधान तो मिल गया। वह जानता था कि अमीर और मोटे कद का चांग वेहेंग पहले ही बगल वाले घर में रहने आ चुका है, और जब भी लुओ चेन बाहर जाता, वह उत्साहपूर्वक उसका अभिवादन करता था। हालांकि उसने उससे यह नहीं पूछा था कि उसका अंडा कब फूट सकता है, फिर भी लुओ चेन को हर बार उसे देखकर बहुत अधिक मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस होता था। अगर वह अभी बाहर जाकर उससे मिलता है, और दूसरा व्यक्ति अधीर होकर अपना अंडा वापस मांगता है, और लुओ चेन उसे देने से इनकार कर देता है, तो क्या ये कालाबाजारी का मामला नहीं बन जाएगा? नहीं, नहीं, उससे पहले इस छोटे मोटे चांग वेहेंग को शांत करना होगा, और काम पूरा होने से पहले उसे किसी भी कीमत पर तारा में पत्थर मांगने नहीं देना होगा। लेकिन अगर उसे समय बिताना ही था, तो उसके पास कई तरीके थे। लुओ चेन के होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान आ गई। कार्य 3, मूनस्टार स्पिरिट को सफलतापूर्वक हैच करें, पूर्ण पुरस्कार, स्टारलाइट गार्ड प्राप्त करने योग्य। तीसरा कार्य पूरा हो गया। हालांकि परिणाम कुछ हद तक उम्मीद के मुताबिक नहीं था, फिर भी इनाम प्राप्त करना अनिवार्य था। जब लुओ चेन ने इनाम लेने का फैसला किया, तो उसे कुछ खास महसूस नहीं हुआ। उसके सामने समय और स्थान को पार करती हुई एक दरार प्रकट हुई, और उसके भीतर से तारों के प्रकाश की एक किरण निकली, जिसने लुओ चेन को घेर लिया। तारों की रोशनी लुओ चेन के भौतिक शरीर से होकर गुजरी और उसकी आत्मा तक पहुंची, मानो उसे तारों की रोशनी से बुने हुए आवरण से ढक दिया गया हो। शरीर से आत्मा तक, इसने लुओ चेन के लिए सुरक्षा की एक परत जोड़ दी, जिससे वह भविष्य में कुछ अपरिहार्य अभिशापों के नुकसान से बच सके।
कौशल। दुकान से बाहर निकलते हुए लुओ चेन ने पारदर्शी कांच के दरवाजे से अंदर देखा और वास्तव में चांग विहिंग को आराम से अंदर बैठकर चाय पीते हुए देखा। हालांकि लुओ चेन को दुकान से बाहर निकलते देख उसने उसकी ओर एक नजर डाली। लुओ चेन को अपनी दुकान के पास आते देख उनके चेहरे पर थोड़ी सी उम्मीद झलक उठी। उन्होंने अपनी चाय का कप नीचे रखा और खुद उनके लिए दरवाजा खोलने चले गए। मैं आपको परेशान तो नहीं कर रहा हूँ? लुओ चेन ने दुकान के अंदरूनी हिस्से का सूक्ष्म अवलोकन करते हुए पूछा। चांग विहिंग ने उत्साहपूर्वक लुओ चेन को चाय की मेज पर बैठने के लिए कहा। बिल्कुल नहीं, मैं बस यूं ही खाली बैठा था और उम्मीद कर रहा था कि कोई आकर मुझे परेशान करे। लुओ चेन को याद आया कि ये दुकान पहले एक रेस्तरां हुआ करती थी। अब सभी मेजें और कुर्सियां हटा दी गई थीं और इसे कई सजावटी सामानों और अलमारियों से सजाया गया था। उन पर प्राचीन वस्तुओं या कलाकृतियों जैसी कई वस्तुएं प्रदर्शित थीं, जो बहुत ही सुरुचिपूर्ण और भव्य थीं, फिर भी इस हलचल भरी पैदल सड़क पर बेमेल लग रही थीं। चांग विहिंग ने बड़े ही सलीके से लुओ चेन को ताजी बनी हुई गर्म चाय का एक प्याला परोसा। सुनहरे रंग की चाय एक सफेद जेड की तरह सफेद चीनी मिट्टी के प्याले में परोसी गई थी। भाई लुओ, इस चाय को चख कर देखो। लुओ चेन के सामने चाय की हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। बस एक हल्की सी सूंघ ने ही उसे ऐसा महसूस कराया जैसे उसके शरीर के सारे रोमछिद्र खुल गए हों। लुओ चेन, जिसने लगभग कभी चाय नहीं पी थी, ने चांग विहिंग के साथ कोई औपचारिकता नहीं बरती। उसने चाय का प्याला उठाया और धीरे से एक घूंट लिया। उसके पेट से लेकर अंगों तक शुद्ध ऊर्जा का प्रवाह हुआ और लुओ चेन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी आत्मा अधिक सक्रिय हो रही है। उसने बची हुई चाय खत्म कर दी और उसकी आध्यात्मिक शक्ति में काफी वृद्धि हुई। अच्छी चाय। लुओ चेन चाय की तारीफ करने के लिए कोई बड़े बड़े शब्द नहीं ढूंढ पाए, इसलिए वे केवल एक साधारण सी प्रशंसा ही कर सके। जब तक भाई लुओ को पसंद है। चांग विहिंग ने फिर लुओ चेन को एक और कप चाय डाली। 3 कप चाय पीने के बाद लुओ चेन को आखिरकार आज अपनी यात्रा का उद्देश्य याद आ गया। वो छोटा मोटा, ग्विहिंग, तुमने मुझे जो तारामय अंडा सौंपा था, उस पर मैंने हाल ही में कुछ प्रगति की है। हालांकि, लेकिन क्या, अगर आपकी कोई विनती है, भाई लुओ, तो कृपया उसे सीधे बताएं। लुओ चेन के शब्दों को सुनकर, जिनमें मूनस्टार स्पिरिट का जिक्र था, चांग ग्विहिंग थोड़ा परेशान हो गया। लुओ चेन ने अपना हाथ नीचे दबाया, चांग ग्विहिंग को शांत होने का इशारा करते हुए कहा, हालांकि, मुझे अभी भी कुछ समय लग सकता है, क्योंकि अंडे ने पहले ही बहुत अधिक शक्ति खो दी है। साथ ही, मुझे कुछ ऐसी सामग्री की आवश्यकता है जो कि यांग शहर में आसानी से नहीं मिलती। मुझे उन्हें खोजने में आपकी मदद चाहिए। समय को बेहतर तरीके से कैसे बढ़ाया जाए? चांग ग्विहिंग को सामग्री खोजने के लिए समय चाहिए, तारा में अंडे को ठीक होने के लिए समय चाहिए, फिर औषधीय तरल तैयार करने के लिए समय चाहिए, और अंडे से बच्चा निकलने के लिए समय चाहिए। इस तरह की देरी के साथ, समय पर्याप्त होना चाहिए। लुओ चेन ने चांग ग्विहिंग को पहले से तैयार की गई सामग्रियों की एक सूची सौंपी। समय बिताने के उद्देश्य से, सूची में शामिल सामग्रियां बहुत दुर्लभ नहीं थीं। हालांकि, ये सभी चीजें किंगयांग शहर में आसानी से नहीं मिलती थीं और इन्हें अन्य शहरों से खरीदना पड़ता था। चांग ग्विहिंग ने अपने हाथ में मौजूद सूची को देखा, उसका चेहरा थोड़ा अजीब सा था, लेकिन अंततः उसने कुछ नहीं कहा। ठीक है, मैं इन सामग्रियों को जल्द से जल्द ढूंढ लूंगा। इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, लुओ चेन ने धीरे से कहा। चांग ग्विहिंग को ठीक से सुनाई नहीं दिया और उसने पूछा, भाई लुओ ने क्या कहा? कुछ नहीं, मेरी दुकान पर कुछ और काम है, इसलिए मैं अब चलता हूँ। ठीक है, मैं भाई लुओ को बाहर तक छोड़ देता हूँ। चांग ग्विहिंग खड़ा हुआ और लुओ चेन को दरवाजे तक छोड़ने गया। लुओ चेन को चेन्यांग पेट स्टोर में प्रवेश करते देख, चांग ग्विहिंग के मन में अभी भी एक आवाज गूंज रही थी। ए हिंग, वह झूठ बोल रहा है। मैंने उस पर चंद्र तारा आत्मा के तारों भरे आकाश की अनूठी आभा को स्पष्ट रूप से महसूस किया, जो ये साबित करता है कि चंद्र तारा आत्मा पहले ही प्रकट हो चुकी है। चांग ग्विहिंग हजार झील भाग्य चक्र के विश्लेषण से आश्चर्यचकित नहीं थे, उन्हें भी इसका आभास हो गया था। तो फिर उसका मकसद क्या है? क्या वह किसी बात को छुपाने के लिए समय बर्बाद कर रहा है? थाउजेंड लेक फॉर्चून व्हील की उद्घोषणा ने चांग ग्विहिंग के विचारों को बाधित कर दिया। मैंने सुना है कि ब्रीडर परिवार के सभी लोग अजीबोगरीब शोध के दीवाने होते हैं।
कहीं वो मूनस्टार स्पिरिट के साथ कोई अजीबोगरीब प्रयोग तो नहीं कर रहा होगा। शायद नहीं। चांग ग्विहेंग का लहजा बहुत अनिश्चित था। चांग ग्विहेंग और उसके जानवर थाउजेंड लेक फॉर्चून व्हील, चाहे जो भी सोचते हों, लुओ चेन पहले ही दुकान पर लौट चुका था। वो सबसे पहले किंग्यू गुप्त क्षेत्र में गया और शेष 15 किंग्यू घास में से उसने अच्छी योग्यता या उससे अधिक योग्यता वाले 5 का चयन किया। उसने उन्हें पहली मंजिल पर बने पिंजरों में भेज दिया। फिर उन्होंने राजा श्रेणी के पशु स्वामी लुओ युहेंग को अंगरक्षक के रूप में आमंत्रित किया। लुओ चेन द्वारा अब स्टोन स्पिरिट सीक्रेट रियल नाम दिए गए दूसरे स्तर के गुप्त क्षेत्र से उन्होंने अच्छी योग्यता वाले 15 स्टारलाइट स्टोन स्पिरिट्स का चयन किया। जब एक और गुप्त क्षेत्र प्रकट हुआ तो लुओ युहेंग ने इसे पहले वाले की तुलना में कहीं अधिक तेजी से स्वीकार कर लिया। हालांकि उसने कहा था कि वो 15 लोगों को पकड़ेगा, लेकिन वास्तव में उसने 17 लोगों को पकड़ा, क्योंकि 2 लोगों को लुओ युहेंग शोध के लिए किंग्यू गुप्त क्षेत्र में ले गया था। इन 20 जानवरों को पहली मंजिल पर व्यवस्थित करने के बाद लुओ चेन ने अपना पर्सनल टर्मिनल निकाला और चेन्यांग पेटस्टो के नव पंजीकृत आधिकारिक खाते पर एक संदेश भेजा। चेन्यांग पेटस्टो। एक सप्ताह तक मरम्मत कार्य के लिए बंद रहने के बाद चेन्यांग पेटस्टो फिर से खुल गया है। आइए देखें इस बार कौन कौन से जानवर बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। चित्र 1, किंग्यू घास, अच्छी योग्यता और कम संसाधन आवश्यकताओं के साथ। चित्र 2, स्टारलाइट स्टोन स्पिरिट, अच्छी योग्यता, शक्तिशाली उपस्थिति और युद्ध में अनुकूलनशीलता के साथ। नीचे दोनों प्रकार के जीवों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है, चित्र 3 और चित्र 4। अधिक जानकारी के लिए विस्तृत परामर्श हेतु कृपया स्टो पर जाएं। At Luo Yuhing Stella 5-star breeder प्रमाणित at Su Muking Spirit Rank 8-star Beast Master प्रमाणित at Luo Chen Chenyang Petsto Manager प्रमाणित at Luo Yang। चेन्यांग पेटस्टो के आधिकारिक अकाउंट पर पोस्ट करने के बाद लुओ चेन ने इसे अपने निजी अकाउंट पर भी रिपोस्ट किया। हालांकि उसके निजी खाते पर ज्यादा दोस्त नहीं थे, फिर भी यह कुछ न होने से बेहतर था। इसके बाद लुओ चेन ने अपने फैमिली ग्रुप में एक मैसेज भेजा, जिसमें उसने उनसे चेन्यांग पेटस्टो के उसके लिए भेजे गए मैसेज को रिपोस्ट करने के लिए कहा। सू मुकिंग ने सबसे पहले जवाब दिया और तुरंत चेन्यांग पेटस्टो के संदेश को दोबारा पोस्ट कर दिया। दूसरे नंबर पर लुओ युहेंग था। लुओ यांग शायद क्लास में था और उसने मैसेज नहीं देखा था। जल्द ही लुओ चेन ने पाया कि लोग उसकी पोस्ट पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। झांग झिंग स्पिरिट रैंक 5-स्टार बीस्ट मास्टर सर्टिफाइड क्या किंग्यू घास फिर से बिक्री के लिए उपलब्ध है। मैं इसे तुरंत स्टो पर ला रहा हूँ। एट लुओ चेन चेन्यांग पेटस्टो मैनेजर सर्टिफाइड हैश रिपोस्ट। उसका नाम देखते ही लुओ चेन को तुरंत याद आ गया कि यही वो व्यक्ति था जिसने पिछली बार उसकी सारी किंग्यू घास खरीद ली थी। लेकिन पिछली बार वह स्पिरिट रैंक 4 स्टार पर था और अब वो इतनी जल्दी 5 स्टार पर पहुंच गया है। सबसे पहले जवाब देने वाले ग्राहक के रूप में लुओ चेन ने विनम्रतापूर्वक नीचे दिए गए उत्तर दिए। लुओ चेन चेन्यांग पेटस्टो मैनेजर प्रमाणित ठीक है, किंग्यू घास की इस खेप को सावधानीपूर्वक चुना और उगाया गया है। मुझे उम्मीद है कि यह आपकी जरूरतों को पूरा करेगी। एट झांग झिंग स्पिरिट रैंक 5-स्टार बीस्ट मास्टर प्रमाणित। दोपहर हो चुकी थी और चेन्यांग पेटस्टो के आसपास की चहल पहल काफी हद तक शांत हो गई थी। हालांकि लुओ चेन ने अब दुकान खोल दी थी और उस पर खुला है का बोर्ड लगा दिया था। नीलामी के दूसरे दिन की तुलना में दुकान में प्रवेश करने वाले ग्राहक उतने उत्तेजित नहीं थे, वे चुपचाप अंदर रखे जानवरों का अवलोकन कर रहे थे। हालांकि चूंकि किग्यांग शहर एक निम्न श्रेणी का शहर है, इसलिए क्रय शक्ति सीमित है और इस समय दुकान पर आने वाले अधिकांश ग्राहक स्पिरिट रैंक के जानवरों को खरीदने का सामर्थ्य नहीं रखते थे। यहाँ तक कि फेयर्स 8 स्टार या 9 स्टार किंग्यू ग्रास भी उनके लिए बहुत महंगी थी। एक भयंकर जानवर 8 सितारा किंग्यू घास की कीमत 150,000 स्पिरिट कॉइन है और एक भयंकर जानवर 9 सितारा किंग्यू घास की कीमत 180,000 स्पिरिट कॉइन है। इस बार स्टारलाइट स्टोन स्पिरिट 3 प्रकारों में उपलब्ध है। स्पिरिट बीस्ट 3 स्टार से 5 स्टार तक। 3 स्टार की कीमत 550,000 स्पिरिट कॉइन, 4 स्टार की कीमत 600,000 स्पिरिट कॉइन और 5 स्टार की कीमत 660,000 स्पिरिट कॉइन है। हुआगुओ में पहले कभी प्रकट न हुए इस दानव के कारण तारामय पत्थर की आत्मा की कीमत स्वाभाविक रूप से अधिक थी और इसके कौशल भी अत्यंत शक्तिशाली थे।
पृथ्वी स्तर के कौशल के साथ जन्म लेने के कारण इसकी कीमत बहुत कम नहीं हो सकती थी। इसके अलावा इसकी खेती करना भी काफी आसान था। संसाधनों का निवेश किए बिना भी इसे हर रात तारों की रोशनी अवशोषित करने की अनुमति देकर इसकी वर्तमान स्थिति को बनाए रखा जा सकता था और इसमें कुछ सुधार भी किया जा सकता था। हालांकि मानव जीवन काल में सुधार की ये दर बेहद निराशाजनक थी। लेकिन अगर कोई तेज विकास चाहता था, तो चेन्यांग पेटस्टो बिक्री के बाद की सेवाएं भी प्रदान करता था, जिसमें तारामय पत्थरों की बिक्री शामिल थी। तारामय संसाधनों से समृद्ध गुप्त लोकों में इन्हें आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता था। हालांकि इस बाहरी दुनिया में, जहां तारों की रोशनी अपेक्षाकृत कमजोर होती है, तारामय पत्थर की आत्माएं आमतौर पर तारामय पत्थरों का निर्माण नहीं करती हैं। गुप्त क्षेत्र में उत्पादित तारामय पत्थर तब बहुत उपयोगी हो जाते हैं। हालांकि झांग झेंग ने लुओ चेन की पोस्ट का सबसे पहले जवाब दिया, लेकिन दुकान में सबसे पहले प्रवेश करके बीस्ट खरीदने वाला व्यक्ति चांग ग्वेहेंग था, जो संयोगवश पास ही में मौजूद था। चांग ग्वेहेंग ने सबसे पहले फ्रंट डेस्क पर लुओ चेन का अभिवादन किया और फिर पिंजरों में बंद बीस्ट मास्टर्स का निरीक्षण करने चले गए। अन्य ग्राहकों के विपरीत, जो केवल यूं ही इधर उधर देख रहे थे, धनी चांग ग्वेहेंग ने एक संक्षिप्त भ्रमण के बाद ही तय कर लिया था कि उन्हें कौन सा बीस्ट मास्टर खरीदना है। और यह सिर्फ एक नहीं था, उस मोटे लड़के ने सीधे 5 बीस्ट मास्टर का ऑर्डर दिया। फियस बीस्ट 8 स्टार और 9 स्टार किंग्यू ग्रास में से एक एक, और स्पिरिट बीस्ट 3 स्टार से 5 स्टार स्टारलाइट स्टोन स्पिरिट में से एक एक। जिस तरह उन्होंने पहले उन समुद्री जीवों को खरीदा था, उसी तरह ये बीस्ट मास्टर्स भी बहुत महंगे थे, फिर भी उन्होंने इन्हें खरीदने में जरा भी संकोच नहीं किया। ये जानते हुए कि वह मजाक नहीं कर रहा था, लुओ चेन ने जिन बीस्ट मास्टर्स की ओर इशारा किया था, उन्हें उनके बड़े पिंजरों से छोटे पिंजरों में ले जाकर चांग ग्वेहेंग के सामने रख दिया। कुल मिलाकर 214 लाख स्पिरिट कॉइन। कार्ड से भुगतान करने के बाद लुओ चेन ने चांग ग्वेहेंग को 5 या 6 तारामय पत्थर दिए और समझाया, ये तारामय पत्थर हैं जो तारामय पत्थर की आत्मा के विकास के लिए आवश्यक हैं। खत्म होने पर आप दुकान से और खरीद सकते हैं। ये कुछ पत्थर मुफ्त में दिए जा रहे हैं। चांग ग्वेहेंग ने विनम्रतापूर्वक धन्यवाद कहा और फिर पूछा, इन तारामय पत्थरों की कीमत कितनी है? प्रत्येक को 10,000 स्पिरिट कॉइन। लुओ चेन ने देखा कि स्टारलाइट स्टोन स्पिरिट इन चीजों को काफी तेजी से संघनित कर रहे थे। उसने अभी कुछ ही लिए थे और जल्द ही उनके आसपास नए प्रकट हो गए। इसलिए लुओ चेन को लगा कि 10,000 स्पिरिट कॉइन एक उचित कीमत है, न तो बहुत ज्यादा और न ही बहुत कम। तो मुझे 50 दे दो। चांग ग्वेहेंग को जमाखोरी की आदत सी लगती थी, वो हर चीज बड़ी मात्रा में खरीदता था। हालांकि लुओ चेन की बस यही इच्छा थी कि उसे ऐसे और ग्राहक मिलें। अपने भंडार से 50 तारामय पत्थर गिनने और चांग ग्वेहेंग के साथ लेन देन पूरा करने के बाद चांग ग्वेहेंग ने लुओ चेन से कहा, मैं कुछ दिनों के लिए किंग्यांग शहर से बाहर जा रहा हूं ताकि आपकी जरूरत की सामग्री खरीद सकूं। अगर अंडे में कोई बदलाव होता है, तो आप टर्मिनल पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। लुओ चेन, जिसने सामग्रियों की सूची को एक टालमटोल की रणनीति के रूप में इस्तेमाल किया था, को हल्का सा अपराधबोध हुआ। आखिर चल क्या रहा था? बहुत बढ़िया, आपकी यात्रा मंगलमय हो। जब लुओ चेन और चांग ग्वेहेंग एक दूसरे को अलविदा कह रहे थे, तभी एक और आवाज ने बीच में दखल दिया। छोटे मालिक, किंग्यू घास कहाँ है? लुओ चेन ने चांग ग्वेहेंग को अलविदा कहा और दरवाजे पर खड़े झांग झिंग की ओर मुड़ी। तुम जल्दी आ गए। अभी भी 3 किंग्यू घास बिना बिके रह गए हैं। वे वहाँ हैं। लुओ चेन ने किंग्यू घास के स्थान की ओर इशारा किया। झांग झिंग ने लुओ चेन पर मुट्ठी तानकर हमला किया और जल्दी से किंग्यू घास की तलाश में निकल पड़ा। सरसरी नजर डालने के बाद, हालांकि कीमत बदल गई थी, फिर भी यह उसकी स्वीकार्य सीमा के भीतर थी, इसलिए उसने लुओ चेन को आवाज दी। छोटे मालिक, मैं बची हुई 3 किंग्यू घास ले लूंगा। सच कहूं तो लुओ चेन को इस बात की बहुत जिज्ञासा थी कि झांग झिंग को इतनी अधिक किंग्यू घास की आवश्यकता क्यों थी। शायद उनके पास इन किंग्यू ग्रास के लिए अनुबंध के उतने स्लॉट बचे नहीं थे, लेकिन ये ग्राहक की निजता का मामला था और इस बारे में पूछना थोड़ा अचानक और अनुचित होगा। 4,80,000 स्पिरिट कॉइन। अंततः लुओ चेन ने अपनी जिज्ञासा को दबा लिया। शायद उसके पिता को कुछ पता हो, क्या झांग झेंग के पहले पशु गुरु को लुओ युहेंग ने ही प्रशिक्षित नहीं किया था? पहले की तरह झांग झेंग उत्साह से आया और जल्दी से चला गया, बिल्कुल एक औजार की तरह।
इन दोनों के अलावा शाम को एक और स्पिरिट बीस्ट 3 स्टार स्टारलाइट स्टोन स्पिरिट भी बेची गई। खरीदार के पहनावे से पता चलता था कि वो किसी जंगली इलाके में शिकार अभियान पर निकले शिकार दल का हिस्सा था। लुओ चेन की सलाह पर उसने 5 तारामय पत्थर भी खरीदे। दरअसल शहर में शांतिपूर्वक जीवन बिताने वाले आम नागरिकों के पास बीस्ट मास्टर खरीदने के लिए इतने सारे स्पिरिट कॉइन नहीं होंगे। बड़े परिवारों के अलावा व्यक्तिगत बीस्ट मास्टर ज्यादातर शिकार टीमों में शामिल होना पसंद करते थे। जंगल या गुप्त क्षेत्रों में बीस्ट मास्टर्स का शिकार करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते थे, जो संसाधन प्राप्त करने का एक सामान्य तरीका था। सिर हिलाते हुए, ये देखकर कि अंधेरा हो चुका है और दुकान में कोई ग्राहक नहीं है, लुओ चेन ने सीधे दुकान का दरवाजा बंद कर दिया और दिन का कारोबार समाप्त कर दिया। नवयुग कैलेंडर 552, 3 जुलाई। आज 9 बीस्ट मास्टर और 55 स्टारलाइट स्टोन बेचे गए, जिससे 3.72 मिलियन स्पिरिट कॉइन का लाभ हुआ। मिशन: अच्छी योग्यता या उससे अधिक क्षमता वाले 20 बीस्ट मास्टर्स को बेचें। 13 पूरे हो चुके हैं। दुकान का दरवाजा बंद करने के बाद लुओ चेन किग्यू गुप्त क्षेत्र में गया और उसने लुओ युहेंग को एक सोफे पर आराम करते हुए पाया। पिताजी, क्या आपको झांग झिंग अभी भी याद है? लुओ युहेंग ने अपनी आंखें खोली, उनमें थोड़ी उलझन झलक रही थी। कौन सा झांग झिंग? किंग्यांग शहर के झांग परिवार के झांग झिंग को नीदर सिस्टम नामक बीमारी हो गई थी। बीस्ट मास्टर, उस समय तुमने ही उसके पहले बीस्ट मास्टर को सफलता हासिल करने में मदद की थी। ओह, वो, लुओ युहेंग समझ गई। तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? खैर, उसने दुकान से पहले ही बहुत सारी किंग्यू घास खरीद ली है, और मुझे थोड़ी जिज्ञासा है कि वो इतनी सारी नेदर सिस्टम घास क्यों खरीद रहा है। बीस्ट मास्टर्स, यह उसकी प्रतिभा से संबंधित है। उसकी बीस्ट मास्टर प्रतिभा को नेदर एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। इस प्रतिभा की कमी यह है कि वो केवल नेदर सिस्टम से ही अनुबंधित हो सकता है। बीस्ट मास्टर्स के पास एक शक्ति है, लेकिन इसका एक फायदा यह है कि वो विभिन्न नेदर सिस्टम से नेदर क्यूई निकाल सकता है। बीस्ट मास्टर्स, अपने अनुबंधित बीस्ट मास्टर्स की नेदर सिस्टम प्रतिभा को बढ़ाने और उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए। ये निष्कर्षण अक्सर उसी प्रजाति के बीस्ट मास्टर्स पर बेहतर काम करता है जिस प्रजाति के उसके अनुबंधित बीस्ट मास्टर्स हैं। वह इतनी अधिक मात्रा में किंग्यू घास शायद उस किंग्यू घास की वृद्धि के लिए खरीद रहा है जिसका उसे अनुबंध हुआ है। मैं समझ गया। लुओ चेन को अचानक एहसास हुआ, उसे लगा कि अन्य बीस्ट मास्टर्स की प्रतिभाएं विचित्र लगती हैं और उनके अपने फायदे और नुकसान हैं। तो माँ की बीस्ट मास्टर प्रतिभा क्या है? लुओ चेन ने बचपन में यह सवाल कभी नहीं पूछा था। लुओ चेन का सवाल सुनकर लुओ युहेंग के चेहरे पर उदासी की एक झलक साफ दिखाई दी। तुम्हारी माँ, उनकी प्रतिभा फीनिक्स ब्लडलाइन है। फीनिक्स ब्लडलाइन, ये नाम बहुत शक्तिशाली लगता है। लुओ युहेंग ने लुओ चेन की ओर देखा, अपना सिर थोड़ा हिलाया, उसके चेहरे पर और भी अधिक अस्पष्ट भाव दिखाई दिए। फीनिक्स ब्लडलाइन वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। ये फीनिक्स ब्लडलाइन वाले बीस्ट मास्टर्स द्वारा जारी किए गए स्किल्स की तीव्रता को दोगुना कर सकती है। फीनिक्स ब्लडलाइन के माध्यम से बीस्ट मास्टर्स द्वारा वास्तविक फीनिक्स विशिष्ट स्किल्स को समझने की संभावना को बढ़ा सकती है और फीनिक्स ब्लडलाइन को लगातार शुद्ध कर सकती है। इन विवरणों को सुनकर लुओ चेन की आंखें चमक उठी, लेकिन फिर उसे याद आया कि सुमुकी केवल स्पिरिट रैंक 8 सितारा स्तर पर थी। लुओ चेन अचानक काफी गंभीर हो गया। जरूर कोई ना कोई खामी होगी, वरना सुमुकिंग सिर्फ इसी स्तर तक नहीं पहुंच पाती। निश्चित रूप से, लुओ युहेंग ने तुरंत आगे कहा, लेकिन इस प्रतिभा को सक्रिय करने के लिए पूर्व शर्त यह है कि आपको फीनिक्स ब्लडलाइन वाले बीस्ट मास्टर के साथ अनुबंध करना होगा, अन्यथा यह आपके अनुबंधित बीस्ट मास्टर्स को कोई सहायता प्रदान नहीं करेगा। फिलहाल हुआगुओ में फीनिक्स ब्लडलाइन वाले बीस्ट मास्टर्स के प्रकट होने की कोई खबर नहीं है। कुछ छद्म ड्रैगन प्रजातियां या असली ड्रैगन ब्लडलाइन वाले बीस्ट मास्टर्स अपेक्षाकृत अधिक आम हैं। दरअसल, अगर फीनिक्स वंश का कोई बीस्ट मास्टर प्रकट भी हो जाए, तो बिना किसी पृष्ठभूमि वाले आम लोगों की बारी कैसे आ सकती है? हालांकि लुओ युहेंग एक उत्कृष्ट पंचशितारा पशुपालक थे और किंग्यांग शहर में एक सम्मानित व्यक्ति थे, फिर भी वे पूरे हुआगुओ में मौजूद कई लोगों में से एक थे। लुओ चेन को इस स्थिति में एक तरह की अनिच्छा महसूस हुई, एक ऐसी अनिच्छा की सुमुकिंग की प्रतिभा को वह सम्मान नहीं मिल रहा था जिसकी वह हकदार थी। लेकिन कोई बात नहीं, अब जब वह यहाँ था, तो उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि वह फीनिक्स ब्लडलाइन वाले बीस्ट मास्टर को विकसित नहीं कर सकता।
लुओ युहिंग लाउंज कुर्सी से उठ खड़ी हुई। अब तुम स्पिरिट रैंक बीस्ट मास्टर हो। स्टेलर लेने की तुम्हारी क्या योजना है? प्रजनक योग्यता परीक्षा। इस बारे में बात करते हुए लुओ चेन ने सावधानी से पूछा, क्या आपके पास इस परीक्षा के दौरान का कोई अनुभव है जिसे आप साझा करना चाहेंगे? इस परीक्षा में शॉर्टकट की कोई गुंजाइश नहीं है, ये वास्तविक ज्ञान और क्षमता पर निर्भर करती है। अप्रेंटिस ब्रीडर परीक्षा के विपरीत, जिसके लिए पंजीकरण करना आसान है और कोई भी इसे दे सकता है। तार्किक ब्रीडर परीक्षा बहुत औपचारिक होती है और प्रत्येक प्रशिक्षु ब्रीडर को साल में केवल 2 मौके मिलते हैं। इसके अलावा परीक्षा एक मायाजाल में आयोजित की जाती है। इस मायाजाल में परीक्षार्थी की आवश्यकताओं के अनुसार 3 अलग-अलग बीस्ट मास्टर्स उत्पन्न होंगे। यदि परीक्षार्थी निर्धारित समय के भीतर बीस्ट मास्टर्स को स्पिरिट रैंक बीस्ट मास्टर्स में परिवर्तित कर लेता है, तो वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है। लुओ चेन को इस परीक्षा पद्धति पर संदेह होना स्वाभाविक था। क्या ये भ्रम इस बात की गारंटी दे सकता है कि यह वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार विकसित होगा? और क्या यह उन बीस्ट मास्टर्स का अनुकरण कर सकता है जो हुआगुओ में प्रकट नहीं हुए हैं? साथ ही, क्या ये ब्रीडर्स के अद्वितीय विकास पथों को चुरा लेगा? लुओ युहिंग ने लुओ चेन की ओर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी पहले तुम्हारे जैसे ही सवाल थे, लेकिन एक बार जब तुम्हें पता चल जाएगा कि इस भ्रम को किसने रचा है, तो तुम्हारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। वह राष्ट्रीय वरिष्ठ झुआंग शिंग हैं। जब लुओ युहिंग ने इस व्यक्ति का जिक्र किया तो उसके चेहरे पर व्याप्त लालसा और सम्मान के भाव को देखकर लुओ चेन ने अपने छोटे से मस्तिष्क में उस जानकारी को खोजना शुरू किया, जो ज्ञान को बढ़ाने के उसके निरंतर प्रयासों के बावजूद अभी भी कुछ हद तक अपर्याप्त महसूस हो रही थी। दुर्भाग्यवश पुनर्प्राप्ति विफल रही। लुओ युहिंग की जानलेवा निगाहों के नीचे वह केवल एक मूर्खतापूर्ण सा प्रश्न ही पूछ सका। राष्ट्रीय बुजुर्ग झुआंग शिंग कौन हैं? हुआगुओ पीपुल्स बीस्ट मास्टर यूनिवर्सिटी के संस्थापक, राष्ट्रीय वरिष्ठ झुआंग शिंग, एक पंच सूर्य प्रजनक, एक तारा रैंक बीस्ट मास्टर और ब्रीडर एसोसिएशन के आजीवन मानद अध्यक्ष। वह एक सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाला एक पशुपालक भी था, जिसने हमेशा देश के लिए कई गुप्त क्षेत्रों की रक्षा की है, और हुआगुओ के कई शीर्ष स्टार बीस्ट उसी के द्वारा पाले पोसे गए थे। राष्ट्र का एक सच्चा स्तंभ। लुओ युहिंग के शब्द गहरी उत्तेजना और लालसा से भरे हुए थे। लुओ चेन ने उपाधियों की लंबी सूची देखकर मन ही मन अपनी जीभ चटकाई, ये वाकई प्रभावशाली लग रही थी। एक विराम के बाद लुओ युहिंग ने जारी रखा, ये ब्रीडर मूल्यांकन कई बिग बॉस द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया था और उनके स्टार बीस्ट्स द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित किया गया था। ड्रीम बटरफ्लाई मायावी दुनिया बुनती है, स्वर्गीय भाग्य चक्र भविष्यवाणी करता है, सफेद जेड मकड़ी कई शहरों को जोड़ती है, और जिरंग फाउंडेशन स्टोन आधार के रूप में कार्य करता है। ये सभी मिलकर इस मूल्यांकन की दुनिया का निर्माण करते हैं। ये वास्तविक दुनिया को अधिकतम सीमा तक अनुकरण कर सकता है, इसलिए किसी भी त्रुटि के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पशु श्रेणी: भयंकर पशु, आध्यात्मिक पशु, राजा पशु, निर्जन पशु, तारा पशु। लुओ चेन ने घबराकर पूछा, क्या ये सभी स्टार बीस्ट हैं? लुओ युहिंग ने अफसोस से अपना सिर हिलाया। ड्रीम बटरफ्लाई और हेवनली फॉर्चून व्हील पहले से ही स्टार बीस्ट हैं, लेकिन व्हाइट ज़ैड स्पाइडर और जिरंग फाउंडेशन स्टोन के बारे में अफवाह है कि वे डेसोलेट बीस्ट 9 स्टार क्षेत्र में फंसे हुए हैं। उनकी निर्जन पशु श्रेणी के कारण उनके लिए पूरे हुआगुओ को लगातार जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए इस मायावी दुनिया का व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया गया है और इसे केवल राष्ट्रीय प्रजनक मूल्यांकन के लिए प्रदान किया जाता है। आपकी बौद्धिक संपदा के संबंध में, क्या स्टार रैंक राज्य के वरिष्ठ अधिकारी आपके निम्न श्रेणी के बारे में परवाह करते हैं? विकास पथ: लुओ चेन द्वारा विकसित किए गए सुगंधित आत्मा संबंध खरगोश के असामान्य स्तर के बारे में सोचते हुए लुओ युहिंग ने तुरंत अपना विचार बदल दिया। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें 3 स्टार बीस्ट दे दूं? विकास पथ: आपको इस दौरान इनका लगन से अध्ययन करना चाहिए और मूल्यांकन में भाग लेने के लिए मेरे द्वारा दिए गए 3 विकास पथों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, फिलहाल यही सबसे अच्छा समाधान प्रतीत होता है। अगले दिन लिटिल फरबॉल, चयनित किंग्यू ग्रास और स्टारलाइट स्टोन स्पिरिट के साथ रूपांतरण कुंड में स्नान करने के बाद दुकान आधिकारिक तौर पर खुल गई। हालांकि ये स्पष्ट नहीं था कि चेनयांग पेट स्टोर के खुलने की खबर फैली थी या नहीं, क्योंकि आज जब स्टोर खुला तो दरवाजे के बाहर भारी भीड़ देखी गई। लुओ चेन थोड़ा हैरान रह गया, फिर उसने दृढ़ता से दुकान का दरवाजा दोबारा बंद कर दिया।
दरवाजे के बाहर एक अचंभित भीड़ को छोड़कर, क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि यह स्टोर फिर से खुल गया है? अरे, पिछली बार तो मैं जगह ही नहीं बना पाया था। आज तो मुझे ही सबसे पहले आना होगा। दुकान आज नहीं खुलेगी, है ना? लगता है आप लोग बहुत पास आ गए थे और छोटे भाई को डरा दिया। सब लोग कृपया इधर उधर हो जाएं। सब लोग इधर उधर हो जाएं। तुम लोग आगे की जगह घेरना चाहते हो, है ना? अल्पविराम। लुओ चेन ने खुद को थोड़ा शांत किया, फिर गोदाम में वापस गया और एक क्यूआर कोड वाला साइन बोर्ड निकाला। स्कूल जाने से पहले लुओ यांग ने उसके लिए ये तैयार किया था, जिसमें कहा गया था कि अगर बहुत ज्यादा लोग हों तो भीड़ नियंत्रण नीति लागू की जानी चाहिए और केवल अपॉइंटमेंट वाले लोगों को ही प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। लुओ चेन ने दुकान का दरवाजा खोला और साइन बोर्ड को उसके सामने क्षैतिज रूप से रख दिया। सभी कृपया शांत हो जाएं, कतार में लगें और क्रम से प्रवेश करने के लिए कोड स्कैन करें। स्टोर में जगह सीमित है, एक समय में केवल 200 लोगों को ही अंदर जाने की अनुमति है। सीमा से अधिक लोगों को सेवा नहीं दी जाएगी। कृपया सहयोग करें। बोलने के बाद लुओ चेन ने क्यूआर कोड का चिन्ह दुकान के सामने खड़ा कर दिया और लिटिल फरबॉल और कलरफुल साउंड स्पिरिट फिंच को दुकान के सामने व्यवस्था बनाए रखने में मदद करने के लिए बुलाया। लिटिल फरबॉल अभी भी अपेक्षाकृत शांत और शर्मीला प्रतीत होता था, लेकिन कलरफुल साउंड स्पिरिट फिंच बहुत ही उग्र लग रहा था। कुछ लोग कतार में लगने से कतराते हुए आगे बढ़ गए, जिससे कुछ पल के लिए वहां अफरा तफरी मच गई। रंगीन ध्वनि वाली चिड़िया ने तीखी आवाज में चीख मारी। इससे कुछ देर के लिए वहां मौजूद सभी लोग भयभीत हो गए, और फिर इसे नियमों का पालन न करने वालों को कोसते और डांटते हुए देखा गया। क्या तुम्हारे कानों में गधे के बाल भर दिए गए हैं? क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि तुम्हें कतार में लगना है? अपने उस दुबले पतले शरीर के साथ, क्या तुम दूसरों की तरह आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम अपनी बेजान पत्नी के साथ डेट पर जाने के लिए कागज की तरह पतले बनना चाहते हो? और क्या तुम अपने इस घिनौने, विकृत हाथ से इस अराजकता में लोगों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो? तुम देखने में तो अच्छे लगते हो, लेकिन तुम्हारा चरित्र घिनौना है। बाहर से सोना, अंदर से मृदु वाली कहावत तुम्हारे बारे में ही तो सही है ना? अल्पविराम। रंगीन ध्वनि आत्मा फिंच ने पूरी ताकत से कई उद्दंड पक्षियों को डांटा, और उनके शर्मिंदा होकर पीछे हटने के बाद स्थिति तुरंत व्यवस्थित हो गई। एक एक करके उन्होंने व्यवस्थित रूप से कोड स्कैन किया और पालतू जानवरों की दुकान में प्रवेश किया। दरवाजे पर पहरा दे रहा छोटा फरबॉल, रंगीन ध्वनि आत्मा फिंच को लंबी कतार के बीच इधर उधर उड़ते हुए देख रहा था। उसकी आंखें प्रशंसा से चमक रही थीं। लिटिल फरबॉल के बगल में लुओ चेन शुरू में रंगीन ध्वनि आत्मा फिंच को उद्दंड लोगों को डांटते हुए खुशी से देख रहा था, लेकिन जब उसने लिटिल फरबॉल की आंखें देखी तो उसके दिल में तुरंत सतर्कता की भावना पैदा हो गई। उसने जल्दी से एक हाथ से लिटिल फरबॉल की आंखें और दूसरे हाथ से उसके कान ढक लिए, और लगातार बुदबुदाता रहा। बच्चों को गाली देना नहीं सीखना चाहिए। हमें शिष्ट होना चाहिए। जो लोग शिष्ट नहीं हैं, उन्हें रंगीन ध्वनि आत्मा फिंच द्वारा निपटाया जा सकता है। रंगीन ध्वनि आत्मा फिंच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल, स्थिति पूरी तरह से स्थिर हो चुकी थी। जब स्टोर में लोगों की संख्या 200 तक पहुंच गई, तो और ग्राहकों को अंदर आने की अनुमति नहीं दी गई। केवल तभी नए लोगों को अंदर आने की अनुमति दी जाती थी जब कोई व्यक्ति स्टोर से बाहर निकलता था। लुओ चेन ने दरवाजे की रखवाली का पूरा जिम्मा सीधे कलरफुल साउंड स्पिरिट फिंच को सौंप दिया, हालांकि इसकी कीमत कुछ किलोग्राम स्पिरिट बीस्ट का मांस थी। कोई चिंता नहीं, लुओ चेन अब अमीर था और वह इसे आसानी से वहन कर सकता था। शायद यही एक ट्रेंडिंग स्टोर का फायदा था। इसने ग्राहकों की अधिक संख्या को आकर्षित किया, और इसका मतलब ये भी था कि स्टोर में मौजूद सामान के बिकने की संभावना अधिक थी। हालांकि ज्यादातर लोग सिर्फ उत्साह देखने के लिए वहां मौजूद थे, लेकिन पूरी सुबह के दौरान 3 स्टारलाइट स्टोन स्पिरिट्स की बिक्री हुई, साथ ही उनके भोजन स्टारलाइट स्टोन की भी काफी मात्रा में बिक्री हुई। लुओ चेन ने स्वीकार किया कि उसने कल की ज्ञान शहर की खर्च करने की क्षमता को कमाका था। वहां अभी भी धनी लोगों का एक बड़ा हिस्सा मौजूद है। दोपहर भर पालतू जानवरों की दुकान एक बार भी बंद नहीं हुई और अपनी प्रतिष्ठा के कारण आने वाले ग्राहकों को लगातार सेवा देती रही। चिन्यांग पेट स्टोर के आधिकारिक अकाउंट को भी कई 100 फॉलोअर्स मिले और यह संख्या लगातार बढ़ रही थी। क्योंकि भले ही कई लोग स्टोर में बिकने वाले स्टार बीस्ट्स की गुणवत्ता का अंदाजा न लगा सके, वे केवल इस बात पर अफसोस जता सकते हैं कि स्टार बीस्ट्स वास्तव में बहुत महंगे थे।
हालांकि रहस्यमय आत्मा घास नामक एक संसाधन, जो नीलामी में कई बार दिखाई दे चुका था और अक्सर सुर्खियों में रहता था, बहुत परिचित था। एक रहस्यमय आध्यात्मिक घास का मूल्य लगभग 500,000 आध्यात्मिक सिक्कों के बराबर था, और इस दुकान की पहली मंजिल पर ऐसे 3 पौधे प्रदर्शित किए गए थे। यहाँ तक कि अगर स्टार बीस्ट साधना न भी करें, तो भी वे यहाँ की हवा में सांस लेने मात्र से ही अपने आप में काफी सुधार महसूस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने विश्लेषण किया कि स्टारलाइट स्टोन स्पिरिट की विक्रय कीमत उसी रंग के स्पिरिट बीस्ट्स की तुलना में थोड़ी अधिक होने के कारण काफी उचित थी। आखिरकार, पृथ्वी स्तर के कौशल रखने वाले आत्मा जीव अत्यंत दुर्लभ थे, उनमें से अधिकांश गहन स्तर के कौशल रखते थे। इसके अलावा, किंगयांग शहर में प्रकट होने वाला पहला स्टार बीस्ट होने के नाते, स्टारलाइट स्टोन स्पिरिट स्वाभाविक रूप से एक दुर्लभ प्राणी था। कई धनी परिवारों या अनुसंधान एवं प्रजनन संस्थानों को अध्ययन के लिए या उसकी आदतों को समझने के लिए उसे वापस खरीदने में कोई आपत्ति नहीं थी। इसलिए दोपहर में किंगयांग शहर के बड़े कुलीन परिवारों के लोगों ने, जिन्होंने ये खबर सुनी थी, मूल रूप से शेष सभी स्टारलाइट स्टोन स्पिरिट्स को खरीद लिया। उनमें से एक वेई यानशेंग थे, जो कथित तौर पर अब किंगयुन रेयर आइटम ऑक्शन के पूर्णकालिक प्रबंधक थे। नाम तो वही था, लेकिन उनका पद और वेतन काफी बढ़ गया था। वो झटपट दौड़ा और बिक्री के लिए उपलब्ध आखिरी स्टारलाइट स्टोन स्पिरिट को हथियाने में कामयाब हो गया। लुओ चेन को मानना पड़ा कि उसकी किस्मत वाकई अच्छी थी। हालांकि जब वह चला गया, तो वह लुओ चेन के घर पर रखे गए सुगंधित खरगोश को भी अपने साथ ले गया। इस दौरान बिना किसी समर्पित साधना के भी ये खरगोश भयंकर पशु 7 सितारा स्तर तक पहुंच गया था, जो मूल रूप से तय किए गए भयंकर पशु 6 सितारा स्तर से कहीं अधिक था। वेई यानशिंग ने न केवल मूल रूप से तय की गई बोर्डिंग फीस का भुगतान किया, बल्कि विशेष रूप से फियस बीस्ट 7 स्टार की साधना के लिए अतिरिक्त राशि का भी भुगतान किया। हालांकि लुओ चेन ने इसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह उसे एक पुराना ग्राहक मानता था, इसलिए उसने इसे उसे एक उपहार के रूप में दे दिया। आखिरी स्टारलाइट स्टोन स्पिरिट बिक जाने के बाद लुओ चेन ने निर्णायक रूप से दुकान बंद करने का फैसला किया और चेन्यांग पेट स्टोर के आधिकारिक अकाउंट पर एक संदेश भेजा। चेन्यांग पेट स्टोर, स्टार बीस्ट्स का ये बैच बिक चुका है। कृपया नए स्टार बीस्ट्स के अगले बैच का इंतजार करें। स्टोर को फॉलो करने वाले फैंस ने तुरंत जवाब दिया। सन्स बनाना, अरे, मैं तो कल दुकान पर जाकर देखने की योजना बना रहा था। क्या इसका मतलब है कि मैं अब नहीं जा सकता? प्यारी सी बच्ची मिठाई खा रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा हुआ कि मैं आज चली गई। सच कहूँ तो यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत ही समृद्ध है। आइसक्रीम बहुत ठंडी है। बहन, अगर दुकान में स्टार बीस्ट लाने पर रोक ना होती, तो मैं सचमुच अपने स्टार बीस्ट को बुलाकर उसकी साधना करना चाहता। प्यारा बच्चा कैंडी खा रहा है। प्यारी सी बच्ची कैंडी खा रही है। आइस पॉप बहुत ठंडा है। तुम्हारी बहन कौन है? मैं एक आदमी हूँ, लेकिन मैंने आखिरी बोर्डिंग सीट हथिया ली। वाह वाह वाह, कितना खुश हूँ। आइसक्रीम बहुत ठंडी है। मर जाओ, रोने वाले। झांग झिंग स्पिरिट रैंक 4 स्टार बीस्ट मास्टर प्रमाणित स्टार बीस्ट शानदार हैं। नए स्टार बीस्ट्स के अगले बैच का बेसब्री से इंतजार है। अगर वे नेदर सिस्टम के हों, तो और भी बढ़िया। जेड मेकअप स्टोर में स्टार बीस्ट बहुत कम है, मुझे एक भी नहीं मिल रहा है। सड़क पर धूल, क्या ये दुकान इतनी मनमानी करती है? क्या ये सीधे तब बंद हो जाती है जब कोई स्टार बीस्ट नहीं होता? आपूर्ति श्रृंखला बहुत खराब है। चेन्यांग की रोशनी, छोटे नफरत करने वाले, राहगीर होने का नाटक करना बंद करो। ये दुकान केवल प्रीमियम स्टार बीस्ट बेचती है और अलमारियों को भरने के लिए घटिया चीजों का इस्तेमाल नहीं करती। जाहिर है, यह मांग के मुकाबले आपूर्ति की कमी का मामला है। डस्ट ऑन द रोड, क्या इस टूटी फूटी दुकान का आप जैसा कोई वफादार ग्राहक भी है? आपको इसके लिए कितना भुगतान मिला? चेन्यांग की रोशनी, तुम अपनी दोनों आंखों से बस बकवास कर रहे हो। क्या तुमने ऊपर दी गई स्टार बीस्ट की जानकारी नहीं देखी? नेदर सिस्टम स्टार बीस्ट, स्पिरिट रैंक स्टार बीस्ट, अर्थ टियर स्किल। ओह, शायद आपको अच्छी शिक्षा नहीं मिली और आप इसे पहचान नहीं पा रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं असभ्य लोगों से बात नहीं करूंगा। सड़क पर धूल, आप। वेई यानशेंग किंगयुन रेयर आइटम ऑक्शन के महाप्रबंधक द्वारा प्रमाणित स्टारलाइट स्टोन स्पिरिट की क्षमता का परीक्षण किया गया है। ये बहुत शक्तिशाली है।
एक आत्मा पशु 5 रैंक स्टारलाइट स्टोन स्पिरिट अगली किंग्यून रेयर आइटम नीलामी में दिखाई देगी। इच्छुक लोग चेन्यांग पेट स्टोर को फॉलो करना जारी रख सकते हैं और हैशटैग रीट्वीट कर सकते हैं। किंग्यून रेयर आइटम ऑक्शन का आधिकारिक खाता @चेन्यांग पेट स्टोर हैशटैग रीट्वीट। अल्पविराम वे यानशेंग द्वारा किए गए रीट्वीट और किंग्यून रेयर आइटम ऑक्शन के कारण चेन्यांग पेट स्टोर अकाउंट पर भारी मात्रा में ट्रैफिक आया। चेन्यांग पेट स्टोर के फॉलोअर्स की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई और यहां तक कि लुओ चेन के व्यक्तिगत खाते के फॉलोअर्स भी जल्दी से बढ़ गए। ये तेजी से बढ़कर 30,000 फॉलोअर्स तक पहुंच गया। लोकप्रिय लोकल एरिया नेटवर्क के इस युग में किंग्यांग शहर में, जिसकी आबादी लगभग 10 लाख है, फॉलोअर्स की यह संख्या पहले से ही काफी अच्छी थी, जो बाहर जाते समय हर 100 लोगों में से 3 लोगों द्वारा किंग्यून रेयर गुड्स ऑक्शन हाउस अकाउंट को फॉलो करने के बराबर थी। चेन्यांग पेट स्टोर के पोस्ट के नीचे कई टिप्पणियां थीं जो अनोखी थीं और कई अजीब भी थीं। हालांकि लुओ चेन ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिर यह अकाउंट तो सिर्फ प्रचार संबंधी घोषणाओं के लिए था। अगली बार जब दुकान खुलेगी तो बस संदेश पहुंचाना ही काफी होगा। कार्य 3, अच्छी योग्यता वाले 20 जानवरों को बेचें। पूर्ण पुरस्कार 50 अंक प्राप्त करने योग्य स्टोर में नई वस्तुएं जोड़ी गईं। अद्यतन लुओ चेन ने पहले 50 अंक प्राप्त किए, फिर ये देखने के लिए कि कौन सी नई वस्तुएं जोड़ी गई हैं, पृष्ठ को एक्सचेंज पैनल पर समायोजित किया। पहले 5 वही थे जो पिछली बार दिखाई दिए थे, इसलिए लुओ चेन ने उन्हें सीधे छोड़ दिया। छठी वस्तु ऊर्जा पत्थर, प्रत्येक की कीमत 15 अंक है। आइटम 7 रैंडम बीस्ट ब्लाइंड बॉक्स, जिसकी कीमत 100 पॉइंट है, प्रतिदिन केवल एक बार खरीदा जा सकता है। आइटम 8 विस्मृति का फूल, कमजोर संस्करण, ये फूल खाने वाले व्यक्ति को पिछले महीने की यादें भुला सकता है। कीमत 50 अंक, केवल एक बार खरीदा जा सकता है। आइटम 9 प्राचीन वन आत्मा क्षेत्र शटल कार्ड, जिसकी कीमत 550 अंक है, प्रति सप्ताह केवल एक बार खरीदा जा सकता है। आइटम 10 आदिम अवशेष विरासत कार्ड ब्लाइंड बॉक्स, कीमत 1000 पॉइंट, प्रति सप्ताह केवल एक खरीद तक सीमित। इस बार पेश किए गए 5 नए उत्पादों में से एनर्जी स्टोन को छोड़कर बाकी सभी उत्पादों पर खरीद संबंधी प्रतिबंध लागू थे। सब कुछ देखने के बाद लुओ चेन ने अंततः अपने एकमात्र 50 पॉइंट्स का इस्तेमाल करके विस्मरणशील फूल खरीदा, जो स्पष्ट रूप से सिस्टम द्वारा उसके लिए किया गया एक गुप्त सौदा था। अब उसे मूनस्टार स्पिरिट द्वारा चेन्यांग पेट स्टोर के रहस्यों को लीक करने की चिंता नहीं करनी थी। लेकिन प्राचीन वन आत्मा लोक क्या था? क्या ये कोई विशाल रहस्यमयी लोक था? प्राचीन वन आत्मा क्षेत्र पृथ्वी तारे के पास तैरता हुआ कोई गुप्त क्षेत्र नहीं है, बल्कि एक वास्तव में स्वतंत्र छोटी दुनिया है जहां बड़ी संख्या में वन प्रकार के जीव रहते हैं। सिस्टम की व्याख्या सुनकर लुओ चेन ने कुछ उलझन के साथ पूछा, क्या इस शटल कार्ड का मतलब यह है कि आप चाहते हैं कि मैं प्रशिक्षण के लिए वहां जाऊं? आप दुकान के मालिक हैं, अपनी ताकत बढ़ाना गौण है। मुख्य उद्देश्य उन अनेक जानवरों और दुर्लभ संसाधनों को वापस लाना है जो अर्थ स्टार पर नहीं मिलते। उस व्यवस्था की तिरस्कारपूर्ण आवाज मानो कह रही थी, हम कारोबारी लोग हैं, हम हमेशा लड़ाई झगड़े और हत्या के बारे में कैसे सोच सकते हैं? अगर लड़ाई झगड़ा और हत्या हो भी तो वह उन दरिंदों द्वारा की जानी चाहिए जिन्हें हमने पाला पोसा है। तो फिर इस प्राइमोडियल रेलिक इनहेरिटेंस कार्ड ब्लाइंड बॉक्स के बारे में क्या? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्राचीन काल में प्रसिद्ध रहे कुछ ही जीवों को अवशेष कहा जा सकता है। ये सभी जीव बेहद प्रसिद्ध हैं और इनके विरासत कार्ड किसी भी जीव के लिए आसानी से प्राप्त करने योग्य नहीं हैं। ये सुनकर लुओ चेन की खरीदारी में रुचि बढ़ गई, लेकिन फिर उसने अपने मौजूदा खाली खाते पर नजर डाली। वह केवल इन वस्तुओं को देखने से खुद को रोक सकता था, अन्यथा केवल देख पाना लेकिन न खरीद पाना उसके लिए असहनीय था। सिस्टम टास्क रिफ्रेश हो गए हैं। जैसा कि लुओ चेन को उम्मीद थी, कार्यों की उस श्रृंखला के पूरा होने के बाद सिस्टम के वे कार्य जो लंबे समय से ताज़ा नहीं हुए थे, अंततः उन सभी को पूरा करने के बाद अपडेट हो गए। कार्य 1 3 स्पिरिट रैंक बीस्ट्स को विकसित करें। पुरस्कार 200 अंक, 2 स्किल क्रिस्टल। कार्य 2 10 स्पिरिट रैंक बीस्ट्स बेचें। इनाम 150 अंक, 10 एनर्जी स्टोन। कार्य 3 स्टेलर ब्रीडर मूल्यांकन पास करें। पुरस्कार 200 अंक, 1 रहस्यमय स्पिरिट रैंक बीस्ट। कार्य 4 एक राजा श्रेणी के जानवर को बेचें। पुरस्कार 500 अंक, 1 वंश संवर्धन पत्थर। नए कार्य उसके लिए भयंकर राक्षस चरण के उन्नत संस्करण की तरह थे।
उसने पहले से ही इनका अनुमान लगा लिया था और उसे ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। खट खट की आवाज सुनाई दी। शाओ चेन, लेन देन के लिए आए फैंग परिवार के लोग यहीं दरवाजे के बाहर खड़े हैं। यह आवाज लुओ युहिंग की थी। आ रहा। लुओ चेन ने साधना कक्ष का दरवाजा खोला और लुओ युहिंग के साथ नीचे चला गया, जो दरवाजे पर सुगंधित आत्मा संबंध वाले खरगोश को पकड़े हुए था। उसने अस्थायी रूप से बंद का बोर्ड लगा दरवाजा खोला और बाहर एक अप्रत्याशित व्यक्ति खड़ा था। नगर स्वामी फैंग। उसके कंधे तक लंबे बाल लापरवाही से पीछे की ओर बंधे हुए थे और उसकी तेज बाज जैसी आंखें उसकी नजरों से मिलने वाले किसी भी व्यक्ति पर काफी दबाव डालती थीं। उनकी घनी दाढ़ी ने उनके व्यक्तित्व में एक तरह की मजबूती ला दी थी। लुओ चेन ने उसके बारे में सोचा, यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी अपनी एक कहानी थी। लुओ चेन ने दुकान के दरवाजे के चारों ओर देखा लेकिन उसे कोई और नहीं मिला। उसके मन में एक अनुमान कौंधा। नगर स्वामी फैंग, कृपया अंदर आइए। फैंग किंग्यांग ने सिर हिलाया और शांति से दुकान में चली गई। लुओ चेन उनके पीछे पीछे चली और दुकान का दरवाजा फिर से बंद कर दिया। फैंग किंग्यांग को अंदर आते देख लुओ युहिंग की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी, जिसके बाद जल्द ही उसे समझ आ गई। तो नगर स्वामी फैंग लियुगुआंग शहर के फैंग परिवार से हैं। फैंग किंग्यांग ने बनावटी मुस्कान दिखाई, लेकिन इससे इनकार नहीं किया। उसने चुपचाप चेन्यांग पेटस्टो के अंदरूनी हिस्से का जायजा लिया। उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। दुकान पहले से बहुत बदल गई है। उनकी बातों से ऐसा प्रतीत हुआ कि वे पहले भी चेन्यांग पेटस्टो जा चुके थे। लुओ युहिंग मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए बोला, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैंने ये पालतू जानवरों की दुकान अपने बेटे को सौंप दी है। कृपया बैठिए। जब तीनों पहली मंजिल के हॉल के विश्राम क्षेत्र में बैठ गए, तो लुओ युहिंग की बातें सुनकर फैंग किंग्यांग बिल्कुल अवाक रह गया। एक राजा श्रेणी के पशु स्वामी की न्यूनतम आयु 300 वर्ष होती है। आप तो केवल 40 वर्ष के हैं, आप खुद को बूढ़ा कैसे कह सकते हैं? हाँ हाँ, ये सच है। शायद इसका कारण यह है कि मेरी शादी जल्दी हो गई थी। मुझे लगता है कि बच्चे होने के बाद मैं जल्दी बूढ़ी हो गई हूँ। 55 वर्षीय और अभी भी अविवाहित फैंग किंग्यांग इस समय लुओ युहिंग से बात नहीं करना चाहती थी। उन्हें लगा कि लुओ युहिंग फालतू की बातों के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए उन्होंने सीधे मुद्दे पर आने का फैसला किया। मुझे फैंग परिवार के साथ आपके लेन देन के विवरण स्पष्ट रूप से समझ नहीं आए हैं। उसने कहा कि मैं 20 मिलियन स्पिरिट कॉइन का भुगतान करूंगी और आप एक सुगंधित स्पिरिट एफिनिटी रैबिट प्रदान करेंगे। फैंग किंग्यांग भी पिछली नीलामी में मौजूद थे और वह जानते थे कि सुगंधित आत्मा संबंध वाले खरगोश का अस्तित्व उन परिवारों के लिए कितना महत्वपूर्ण था, इसलिए वह ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं दिखे। हालांकि उसकी निगाहें कभी कभी लुओ युहिंग की बाहों में मौजूद बड़े खरगोश की ओर जाती थीं, मानो वह सोच रहा हो, क्या ये सुगंधित आत्मा से जुड़ा खरगोश है? ये पिछले वाले की तरह अच्छी हालत में नहीं लगता। लुओ युहिंग मुस्कुराए और सिर हिलाते हुए बोली, चूंकि इस पर बहुत पहले ही सहमति बन गई थी, इसलिए हम अब सीधे लेन देन को आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि ये पहले से ही स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि इस खरगोश की योग्यता केवल अच्छी है। ये पिछली नीलामी वाले खरगोश से तुलना नहीं कर सकता। पिछले समझौते में ये भी कहा गया था कि खरगोश की योग्यता की गारंटी नहीं दी जा सकती। फैंग किंग्यांग ने अपनी ठुड्डी खुजलाई और अपना टर्मिनल निकाला, मुझे कुछ पुष्टि करनी है। करने की कृपा करे। हालांकि शहरों के बीच के नेटवर्क आपस में जुड़े हुए नहीं थे, फिर भी वे सभी लोकल एरिया नेटवर्क थे। हालांकि शहरों के बीच कॉल करना संभव था, लेकिन इसके लिए उच्च कॉल शुल्क का भुगतान करना पड़ता था। फैंग किंग्यांग का कॉल तुरंत कनेक्ट हो गया और एक सुस्त महिला की आवाज सुनाई दी। क्या बात है, किंग्यांग? सुगंधित आत्मा से जुड़ाव रखने वाले खरगोश की योग्यता की गारंटी नहीं दी जा सकती। आप इसके बारे में जानते ही होंगे, है ना? दूसरी तरफ से महिला की आवाज थोड़ी देर रुकी और बोली, हाँ, ये सच है, लेकिन जब तक स्पिरिट एफिनिटी की प्रतिभा मौजूद है, तब तक एप्टीट्यूड का ज्यादा महत्व नहीं है। फैंग क्विंग्यांग ने लुओ युहिंग को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। चिंता मत करो, वह जन्मजात कौशल अभी भी मौजूद है। लुओ युहिंग के आश्वासन के बाद टर्मिनल से फिर से एक महिला की आवाज सुनाई दी, जिसने स्पष्ट रूप से लुओ युहिंग की आवाज सुनी थी। मास्टर लुओ, आपके साथ सहयोग करना खुशी की बात है। भगवान फैंग, आपके साथ सहयोग करके खुशी हुई। लू युहिंग ने केवल आवाज से ही अंदाजा लगा लिया कि यह फैंग परिवार के जंगली पशु स्वामी फैंग मानवो ही होंगे।
चूंकि फैंग मानवों को स्वयं कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए फैंग की ज्ञान के पास कहने के लिए और कुछ नहीं था। उसने फोन काट दिया, भुगतान करने के लिए अपना कार्ड स्वाइप किया और सुगंधित आत्मा से जुड़ाव वाले खरगोश को अपनी बाहों में उठा लिया। इतने निकट संपर्क में आने पर फैंग की ज्ञान ने सुगंधित आत्मा संबंध खरगोश से आने वाली सुगंध को सूंघा और अचानक महसूस किया कि वर्षों पहले उसे हुए पुराने मानसिक घाव कुछ हद तक कम हो गए हैं। नगर स्वामी फैंग, शायद आप इस खरगोश को कुछ समय के लिए अपने पास रख सकते हैं। यह आपके छिपे हुए घावों पर बहुत अच्छा उपचार प्रभाव डालता है। लुओ युहेंग के शब्दों ने सीधे तौर पर फैंग क्विंग्यांग के अनुमान की पुष्टि की। फैंग किंग्यांग की आंखों में एक खास चमक थी। शायद ये राक्षस उसकी छिपी हुई मानसिक बीमारी को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकता था, लेकिन अगर इससे उसका कुछ हिस्सा भी ठीक हो गया, तो वह और आगे बढ़ सकता था। उसने अपनी उत्तेजना को दबाते हुए मुट्ठी जोड़कर लुओ युहिंग को धन्यवाद दिया और कहा, धन्यवाद गुरु लुओ। मैं अब आपको और परेशान नहीं करूंगा। फैंग की ज्ञान को जाते हुए देखकर लुओ युहिंग ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे दरवाजे तक पहुंचा दिया। जैसे ही फैंग की ज्ञान की आकृति आंखों से ओझल हुई, लुओ चेन ने उत्सुकता से पूछा, क्या नगर स्वामी फैंग को अभी भी मानसिक रूप से कोई गुप्त चोट है? वो 15 साल पहले की ज्ञान शहर में नगर प्रमुख बनने आया था। 15 साल पहले वह राजा रैंक का 6 स्टार बीस्ट मास्टर था, और 15 साल बाद भी वह 6 स्टार ही है, कोई प्रगति नहीं हुई है। यह उसकी उम्र और उसके द्वारा अनुबंधित राजा श्रेणी के जानवर के लिए बहुत ही असामान्य है। अभी अभी जब सुगंधित आत्मा से जुड़ा खरगोश उसकी बाहों में था, उसकी आत्मा में कुछ उतार चढ़ाव दिखाई दिए, जिससे अंततः मुझे कारण पता चला। उसे किसी प्रकार की मानसिक क्षति हुई होगी, जिसने उसके और उसके साथी के विकास को प्रभावित किया होगा। लुओ चेन ने अपनी बाहें मोड़ते हुए कहा, वास्तव में हर किसी की अपनी कहानी होती है। उसे अचानक खुद का ख्याल आया, शायद उसकी कहानी उनसे भी ज्यादा विचित्र थी। लुओ युहेंग को समझ नहीं आया कि लुओ चेन अचानक किस बात पर विलाप कर रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर दिख रही उदासी ने उसे असहज कर दिया, इसलिए उसने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, चलिए चलते हैं। आइए स्टेलर ब्रीडर मूल्यांकन पास करने के लिए विकास के तीनों रास्तों को सीखते हैं। लुओ चेन तुरंत अपनी उदासी से बाहर आ गया। पिछले जन्म में वह 18 वर्ष की आयु तक अनाथ रहा था, और इस जन्म में उसे जागे हुए 2-3 साल से भी कम समय हुआ था। इसलिए हालांकि उन्हें पुरानी यादों की अनुभूति हो रही थी, लेकिन उनमें उम्र के हिसाब से अनुचित थकान का भाव नहीं था। उसने लुओ युहिंग को जवाब दिया, ओह ठीक है। 3 दिन बाद किंग्यांग शहर के निचले तल पर प्रजनक संघ, लुओ चेन और लुओ युहिंग दोनों ने इसी दिन अपने ब्रीडर मूल्यांकन का कार्यक्रम निर्धारित किया था। हालांकि लुओ चेन ने वेनिशिंग स्टार 1 स्टार ब्रीडर मूल्यांकन निर्धारित किया था, जबकि लुओ युहिंग ने लूना 1 लैंटर्न ब्रीडर मूल्यांकन निर्धारित किया था। स्टेलर ब्रीडर को 5 सितारों में विभाजित किया गया है। एक सितारा 1 या 2 सितारा बीस्ट मास्टर्स को विकसित कर सकता है, 2 सितारा 3 या 4 सितारा बीस्ट मास्टर्स को विकसित कर सकता है, और इसी तरह जब तक कि एक वेनिशिंग स्टार 5 स्टार ब्रीडर 9 सितारा बीस्ट मास्टर्स को विकसित नहीं कर लेता। चांद्र प्रजनकों को लालटेन द्वारा विभाजित किया जाता है। एक लालटेन प्रथम श्रेणी के राजा पशु स्वामी के अनुरूप होती है, और 9 लालटेन के बाद एक पूर्णिमा बनती है, जो जंगली जानवरों को पालने की क्षमता के अनुरूप होती है, जिसमें प्रत्येक पूर्णिमा एक जंगली जानवर के एक तारे के अनुरूप होती है। ये प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि एक चंद्र 9 चंद्रमा प्रजनक एक 9 सितारा क्रूर पशु स्वामी के अनुरूप न हो जाए। अप्रेंटिस ब्रीडर का मूल्यांकन एक साथ किया गया था, लेकिन स्टेलर ब्रीडर और उससे ऊपर के स्तर के मूल्यांकन के लिए बीस्ट मास्टर अपनी सुविधानुसार मूल रूप से किसी भी समय उन्हें निर्धारित कर सकते थे। इस प्रणाली में वास्तव में प्रजनकों की सुविधा का ध्यान रखा गया था, और लुओ चेन ने इस विचार को लाने वाले व्यक्ति की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। ब्रीडर एसोसिएशन में प्रवेश करने और फ्रंट डेस्क पर मौजूद एक बहुत ही विनम्र युवती को अपना उद्देश्य समझाने के बाद, टर्मिनल पर उनकी जानकारी की जांच करने के बाद, युवती को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि उन दोनों ने एक ही समय में ब्रीडर मूल्यांकन निर्धारित किया था। वो उत्साहपूर्वक उन्हें दूसरी मंजिल पर ले गई, जहां एक विशाल कमरा दिखाई दे रहा था। मास्टर फोंग, आज यहाँ 2 लोग प्रजनक मूल्यांकन में भाग लेने के लिए उपस्थित हैं। उस विशाल हॉल में केवल 3 लोग थे। 30 वर्ष की आयु का एक व्यक्ति, जो आंखें बंद करके आराम से कुर्सी पर बैठा था, संभवतः वह मास्टर फोंग था, जैसा कि युवती उसे बुलाती थी।
वहां 16 या 17 वर्ष के दो किशोर भी थे, जो प्रशिक्षुओं की तरह दिखते थे और मोटी मोटी किताबों को ध्यान से पढ़ रहे थे। लेकिन अब उन्होंने अपनी किताबें नीचे रख दी थी और उत्सुकता से लुओ परिवार के पिता और पुत्र को देख रहे थे। मास्टर फोंग ने अपनी आंखें भी नहीं खोली और आलस्य से कहा, लियू जिंग, इन्हें मूल्यांकन कक्ष में ले जाओ। पास की मेज पर बैठा युवक खड़ा हो गया और लुओ युहिंग की छाती पर वेनिशिंग स्टार 5 स्टार ब्रीडर बैज देखकर उसने अपने शिक्षक को याद दिलाना आवश्यक समझा। शिक्षक, क्या मुझे उन्हें वेनिशिंग स्टार से लूना एडवांसमेंट असेसमेंट के लिए भी ले जाना चाहिए? क्या? मास्टर फोंग, जो अब तक शांत थे, अपनी सीट से उछल पड़े, बड़ा अधिकारी कहाँ है? मास्टर फोंग के अपनी सीट से उठने के बाद ही लुओ चेन ने उनकी बाईं छाती पर वेनिशिंग स्टार 3 स्टार ब्रीडर का बैज देखा। लुओ युहिंग ने मास्टर फैंग को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर फैंग, बहुत दिनों से नहीं मिले। मास्टर फोंग ने लुओ युहिंग को स्पष्ट रूप से पहचान लिया और उनकी बात सुनकर असहज भाव से कहा, आपके सामने तो मैं शायद ही मास्टर कहला सकूं। मास्टर लुओ, क्या आप चंद्र विद्या का अभ्यास कर रहे हैं? प्रजनक मूल्यांकन। जी हाँ, मैंने हाल ही में कुछ प्रगति की है और इसे आजमाना चाहता था। तो मैं मास्टर लुओ को अग्रिम रूप से सफलता की शुभकामनाएं देता हूँ। इधर आइए, मास्टर लुओ। इतना कहकर मास्टर फोंग ने एक दिशा की ओर इशारा किया। लुओ युहिंग हिली नहीं, बल्कि मुस्कुराई और बोली, मास्टर फोंग, मेरा बेटा भी इस बार मूल्यांकन में भाग लेने आया है। तभी मास्टर फोंग ने अपनी नजर लुओ युहिंग के बगल में खड़े लुओ चेन की ओर घुमाई। अगर लुओ युहिंग ने कुछ नहीं कहा होता, तो मास्टर फोंग को लगता कि लुओ चेन उनका सहायक या शिष्य या कुछ और है। हाहा, मुझे देखो, मैं मास्टर लुओ का मार्गदर्शन करने में इतना व्यस्त था कि यंग मास्टर लुओ को नजरअंदाज कर दिया। लियू जिंग, यंग मास्टर लुओ को मूल्यांकन कक्ष में ले चलो। जी हाँ, शिक्षक जी। ये देखकर कि लुओ चेन के लिए व्यवस्था की गई है, लुओ युहिंग ने मास्टर फोंग के निर्देशों का पालन किया और बाईं ओर चल पड़ा। कृपया इस तरफ मेरा अनुसरण करें। लियू जिंग नामक युवक लुओ चेन को उस दिशा के विपरीत ले गया जहां से लुओ युहिंग और मास्टर फोंग गए थे। दूरी ज्यादा नहीं थी, वे विशाल मुख्य कमरे से एक थोड़े छोटे कमरे में दाखिल हुए। जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुए, उन्होंने एक पीले चेहरे वाले व्यक्ति को बाहर निकलते देखा। देखकर ऐसा लग रहा था कि उसका आकलन पूरा हो चुका था और नतीजा अच्छा नहीं था। कमरे के अंदर प्रवेश करने के बाद लियू जिंग ने एक दीवार पर बने 7 दरवाजों की ओर इशारा करते हुए कहा, बाद में आप इनमें से एक दरवाजा चुनकर अंदर जाएंगे। फिर कमरे में रखे बड़े पत्थर पर बैठें और ध्यान की अवस्था में प्रवेश करें। आपकी चेतना तब एक वातावरणिक स्थान में प्रवेश करेगी। घबराओ मत, एक आवाज तुम्हें मार्गदर्शन देगी कि क्या करना है। लियू जिंग ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, पहचान पंजीकरण वगैरह के लिए कमरे में रखा बड़ा पत्थर आपकी पहचान की जानकारी को अपने आप सत्यापित कर देगा, इसलिए आपको प्रतिरूपण के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही, क्या आपको समझ आया? लुओ चेन के सहमति जताने के बाद लियू जिंग ने आगे कहा, कमरा नंबर 3, 4, 5 और 7 अभी भी खाली हैं। आप इनमें से कोई एक चुन लें, या आप किसी भरे हुए कमरे के खाली होने का इंतजार कर सकते हैं। लुओ चेन ने सिर हिलाया। उसे इंतजार करना सबसे ज्यादा नापसंद था। कमरा नंबर 7 ठीक है। लियू जिंग ने कुछ नहीं कहा, बस उसके लिए दरवाजा खोल दिया। एक बार अंदर आ जाने के बाद इस दरवाजे को बाहर से नहीं खोला जा सकता, जब तक कि आप इसे अंदर से खुद न खोलें। इस बिंदु पर लियू जिंग के चेहरे के भाव अचानक कुछ ऐसे हो गए जिन्हें शब्दों में बयान करना मुश्किल है। हालांकि निजता की पूरी गारंटी है, फिर भी अंदर कुछ भी अजीब हरकत न करना ही उचित होगा। लुओ चेन का चेहरा भावहीन था। आखिर वह कौन सी अजीबोगरीब हरकतें कर सकता था? लुओ चेन के चेहरे पर खालीपन देखकर लियू जिंग को भी थोड़ा अजीब लगा और उसने असहजता से कहा, तुम्हें जल्दी अंदर जाना चाहिए। बड़े पत्थर पर बैठने के बाद भी लुओ चेन असमंजस में दिख रहा था। खुद को संभालते हुए लुओ चेन ने कमरे में मौजूद सामान का जायजा लिया। कमरा लगभग 10 वर्ग मीटर का था, दीवारें खाली थीं और एकमात्र वस्तु उसके नीचे रखा बड़ा पत्थर था। हालांकि वो बड़ा पत्थर कठोर नहीं था, छूने पर वो बहुत चिकना महसूस हुआ और उस पर बैठने पर उसे एक साधारण चट्टान के विपरीत कोमलता का एहसास हुआ। कुछ देर तक पत्थर पर पालथी मारकर बैठने के बाद लुओ चेन आखिरकार शांत हो गया और ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर गया।
जैसे ही लुओ चेन ध्यान में लीन हुए, उनके नीचे स्थित विशाल पत्थर से अचानक विभिन्न रंगों की तितलियों के कई प्रेत प्रकट हुए, जो लुओ चेन के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। लुओ चेन को बस इतना महसूस हो रहा था कि उसकी आत्मा लगातार ऊपर की ओर तैर रही है, ऊपर की ओर तैर रही है, मानो वह 10,000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया हो, या मानो वह किसी गहरी खाई में गिर गया हो। यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अपनी स्थानिक दिशा की समझ खो दी थी। बहुत कोशिशों के बाद उसका मनोबल स्थिर हुआ। चारों ओर फैली घनी सफेद धुंध के कारण वह अपने वर्तमान स्थान को लेकर अनिश्चित था। अचानक एक आवाज सुनाई दी, जो न तो पुरुष की थी और न ही महिला की। स्टेला ब्रीडर का मूल्यांकन करता कि यांग शहर के लुओ चेन पहचान की पुष्टि हो गई है। कृपया मूल्यांकन के लिए जानवर का चयन करें। लुओ युहेंग द्वारा मूल्यांकन के विवरण सुनने के बाद लुओ चेन घबराया नहीं। इसके बजाय उसने शांत भाव से एक जानवर का नाम लिया। 9 सितारा भयंकर जानवर, धधकती शेर। जैसे ही लुओ चेन के शब्द समाप्त हुए, उसके आध्यात्मिक शरीर के सामने सफेद धुंध मथने लगी, फिर संघनित हो गई और धीरे धीरे विकास से पहले ची यान के समान रूप धारण कर लिया। जाति, धधकती शेर। रैंक, 9 सितारा भयंकर जानवर। प्रकार, मौलिक प्रकार अग्नि प्रकार। स्थिति, शांत। योग्यता, अच्छी। कौशल 1, धधकती ज्वाला पीली श्रेणी। धधकती शेर आग उगल सकता है या लक्ष्यों पर हमला करने के लिए अपने पंजों को आग से भर सकता है। 2, बहती ज्वाला की गोली पीली श्रेणी। अग्नि तत्व की ऊर्जा को एकत्रित करके मुट्ठी के आकार का अग्नि गोला बनाती है, जिसे लक्ष्यों पर दागा जा सकता है। 3, ज्वाला अवतार गहन श्रेणी। अपने आकार से दोगुने आकार के ज्वाला अवतार को बुलाने के लिए बड़ी मात्रा में अग्नि तत्वों का उपभोग करता है। 4, झपट्टा मारना पीली श्रेणी। अस्थायी रूप से अपनी गति बढ़ा लेता है। हालांकि वह जानता था कि उसके सामने मौजूद ये धधकते शेर नकली है, फिर भी उसकी सजीव भाव भंगिमाओं और सूक्ष्म हरकतों ने लुओ चेन को क्षण भर के लिए सम्मोहन में डाल दिया। ये ब्लेजिंग लान ची यान से अलग था। उदाहरण के लिए, ची यान की तुलना में इसमें एक अतिरिक्त पाउंस कौशल था। और इसके फर के रंग से, ये ध्वजमान शेर श्रेणी के जानवरों में अपेक्षाकृत अधिक उम्र का प्रतीत होता था, जिससे इसकी उन्नति या विकास इसके चरम काल की तुलना में अधिक कठिन हो गया था। लुओ चेन की योजना इसे आइस फ्लेम लान किंग में विकसित होने देने की नहीं थी, बल्कि इसे किसी अन्य अधिक सामान्य जानवर में विकसित करने की थी। 10 लौह सूर्य पत्थर। लुओ चेन ने केवल एक ही सामग्री का उल्लेख किया, क्योंकि इस बार इसके विकास के लिए वास्तव में केवल इसी एक सामग्री की आवश्यकता थी। जैसे ही उसके शब्द समाप्त हुए, आग से झुलसे हुए प्रतीत होने वाले 10 लाल पत्थर उसके सामने प्रकट हुए। लुओ चेन ने अपने हाथ में एक लौह सूर्य पत्थर उठाया। छूने पर वह हल्का गर्म महसूस हुआ, और उसकी आध्यात्मिक शक्ति लौह सूर्य पत्थर से जुड़ गई। कुछ समय बाद, उनकी आध्यात्मिक शक्ति के परिष्करण के तहत, लौह सूर्य पत्थर ठोस अवस्था से बदलकर लाल प्रकाश के कणों वाले सुनहरे पीले तरल में परिवर्तित हो गया। लुओ चेन की आध्यात्मिक शक्ति द्वारा निर्देशित ये तरल पदार्थ धागों में परिवर्तित हो गए और ध्वजते शेर के शरीर से जुड़ गए। ये तरल पदार्थ उसकी त्वचा से होकर गुजरे और धीरे धीरे उसके शरीर में समा गए। पहले वाले के अवशोषित होने के बाद, लुओ चेन ने दूसरे परिष्कृत लौह सूर्य पत्थर के लिए भी उन्हीं चरणों का उपयोग किया, जिससे ब्लेजिंग लान उसे अवशोषित कर सके। 7वें टुकड़े तक, धधकते शेर ने लौह सूर्य पत्थर से बने तरल को पूरी तरह से अवशोषित नहीं किया था और वह जमीन पर पड़ा हुआ था। लुओ चेन समझ गया कि उसका विकास शुरू हो रहा है। विकास की प्रक्रिया के दौरान, ब्लेजिंग लान के शरीर पर मौजूद फर सीधे खड़े हो गए, और इसके धधकते लाल फर के साथ मिलकर ऐसा लग रहा था मानो वह जल रहा हो। लुओ चेन वास्तव में उसके शरीर से लगातार निकल रही उच्च तापमान को महसूस कर सकता था। काफी देर तक फूलने के बाद, लुओ चेन की निगाहों के सामने, ध्वजते शेर के अंग लगातार खींचते और लंबे होते गए, और तब तक नहीं रुके जब तक कि वे अपने मूल आकार से लगभग दोगुने नहीं हो गए। पहले तो लुओ चेन को इसे देखने के लिए नीचे देखना पड़ता था, लेकिन अब उसे इसकी थोड़ी देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाना पड़ता था। बाहरी तौर पर एकमात्र बदलाव उसकी पीठ पर जलती हुई ज्वालाएं थीं, जो अंतहीन रूप से जलती हुई प्रतीत होती थीं। हालांकि, अगर किसी व्यक्ति का हाथ उनके बीच से गुजर जाए, और ध्वजमय शेर नुकसान पहुंचाना न चाहे, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ध्वजमय शेर शत्रुतापूर्ण हो, तो ज्वालाएं एक हथियार बन जाएंगी जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि इसे ध्वजमान शेर नहीं कहा जा सकता। जाति,
चियान फायरलान। रैंक 1 तारा स्पिरिट बीस्ट। प्रकार अग्नि प्रकार। स्थिति संतुष्ट। योग्यता अच्छी। कौशल 1 धधकती ज्वाला पीली श्रेणी धधकती शेर आग उगल सकता है या लक्ष्यों पर हमला करने के लिए अपने पंजों को आग से भर सकता है। 2 बहती ज्वाला की गोली गहन श्रेणी अग्नि तत्व की ऊर्जा को एकत्रित करके मुट्ठी के आकार का अग्नि गोला बनाती है, जिसे लक्ष्यों पर दागा जा सकता है। 3 ज्वाला अवतार गहन श्रेणी अपने आकार से दोगुने आकार के ज्वाला अवतार को बुलाने के लिए बड़ी मात्रा में अग्नि तत्वों का उपभोग करता है। 4 पाउंस पीली श्रेणी अस्थायी रूप से अपनी गति बढ़ा लेता है। 5 ज्वाला कवच गहन श्रेणी ज्वालाएं पूरे शरीर को ढक लेती हैं, कवच का निर्माण करती हैं, जिससे अग्नि प्रकार के हमलों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। कौशल और लक्ष्य के निकट होने पर नुकसान पहुंचाने में सक्षम। विकास के बाद रैंक में वृद्धि के अलावा फ्लोइंग फ्लेम बुलेट स्किल भी येलो रैंक से प्रोफाउंड रैंक में अपग्रेड हो गई, हालांकि यह अज्ञात था कि इसकी शक्ति कितनी बढ़ेगी। इसमें केवल एक नया प्रोफाउंड रैंक जन्मजात कौशल फ्लेम आर्मर प्राप्त हुआ, जिसने वास्तव में इस बात की पुष्टि की कि इसे स्पिरिट बीस्ट्स के बीच अपेक्षाकृत सामान्य प्रकार क्यों माना जाता था। लुओ चेन ने कुछ देर आराम किया, अपनी क्षीण आध्यात्मिक शक्ति के पुनः प्राप्त होने का इंतजार किया, फिर अगले विकसित होने वाले जानवर का नाम बोला। 9 सितारा भयंकर जानवर फ्रॉस्ट वुल्फ। फ्रॉस्ट वुल्फ के फर आमतौर पर सफेद और भूरे रंग के होते थे, और जब वह जमीन पर बैठता था तो वह लुओ चेन की कमर तक पहुंचता था। जाति फ्रॉस्ट वुल्फ। रैंक भयंकर जानवर 9 सितारा। प्रकार बर्फ प्रकार पवन प्रकार। राज्य जिज्ञासु। योग्यता सामान्य। कौशल 1 कम तापमान प्रतिरोध पीली श्रेणी फ्रॉस्ट वुल्फ ठंडे वातावरण में रहना पसंद करते हैं और कम तापमान के प्रति अधिक सहनशीलता रखते हैं। 2 फ्रॉस्ट ब्लेड पीली श्रेणी फ्रॉस्ट वुल्फ अपने पंजों को बर्फ की शक्ति से ढक लेता है, जिससे संपर्क में आने वाले लक्ष्यों को कम तापमान पर फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है। यदि त्वचा क्षतिग्रस्त हो जाती है तो बर्फ की शक्ति मांस और रक्त में प्रवेश कर जाती है, जिससे पूरे शरीर में रक्त संचार प्रभावित होता है। 3 फ्रॉस्ट विंड रैपिड ब्लेड प्रोफाउंड रैंक फ्रॉस्ट वुल्फ पाले और बर्फ की ऊर्जा से परिपूर्ण विंड ब्लेड को बुलाता है, जो लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ता है। फ्रॉस्ट वुल्फ की जानकारी देखने के बाद लुओ चेन को एहसास हुआ कि यह फ्रॉस्ट वुल्फ्स में से एक साधारण वुल्फ है और उसके पास एक योजना थी। बर्फ से ढके 5 फल, घास की 3 मजबूत पत्तियां। जंगली इलाकों में रहने वाले अधिकांश फ्रॉस्ट वुल्फ इन दोनों संसाधनों को स्वयं ढूंढ सकते हैं और विकास के लिए इनका सेवन कर सकते हैं। प्रजनक ने इस प्रक्रिया को महज संयोगवश देखा और अनुसंधान के माध्यम से सबसे उपयुक्त सामग्री अनुपात विकसित किया, जिससे इस विकास प्रक्रिया में तेजी आई। उसने अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके बर्फीले फल और मजबूत घास की पत्तियों को तरल अवस्था में परिवर्तित किया, फिर दोनों संसाधनों को धीरे धीरे आपस में मिलाने के लिए निर्देशित किया। अंत में तरल हवा में घुल मिलकर दूधिया सफेद रंग का हो गया। फिर लू चेन ने तरल को रखने के लिए एक छोटा कटोरा मांगा और उसे फ्रॉस्ट वुल्फ को भेंट कर दिया। सौभाग्यवश इस वातावरण में मौजूद कृत्रिम जानवर बहुत सहयोगी था। फ्रॉस्ट वुल्फ ने आज्ञाकारी रूप से अपने सामने रखा सारा तरल पी लिया, एक बूंद भी नहीं छोड़ी। औषधि के असर होने का इंतजार करते हुए लुओ चेन को अचानक लुओ युहिंग द्वारा कही गई बात याद आ गई। इससे पहले एक फ्रॉस्ट वुल्फ जिसे उसने पाला पोसा था, उसने विकास का पेय पीने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। दवा पिलाने में सफलता पाने से पहले उसके मालिक को उसे खूब पीटना पड़ा। हालांकि लुओ चेन का सामना अभी तक किसी असहयोगी जानवर से नहीं हुआ था। शायद उसने बहुत कम जानवर देखे थे और उसे किसी अनोखे व्यक्तित्व वाले जानवर से मिलने का मौका नहीं मिला था। जैसे ही उसने ये सोचा, फ्रॉस्ट वुल्फ के शरीर में बदलाव दिखने लगे। उसके शरीर से बड़े बड़े फर के गुच्छे झड़ने लगे, जिससे ऐसा लगने लगा मानो उसे कोई अजीबोगरीब बीमारी हो गई हो। उसके शरीर से बहुत जल्दी बाल झड़ गए और पल भर में वह एक राजसी और प्रभावशाली फ्रॉस्ट वुल्फ से एक दुबले पतले बीमार भेड़िए में बदल गया। हालांकि यह अवस्था बहुत ही कम समय तक ही बनी रही, जिसके बाद उसकी त्वचा से नए बाल उगने लगे। इसके मूल फर का रंग भूरा सफेद था, लेकिन नए फर बिल्कुल सफेद थे, जो आसपास के सफेद धुंध भरे वातावरण में पूरी तरह से घुल मिल गए थे। अगर यह बर्फ और हिम से ढके वातावरण में इस फर के साथ होता, तो इसे ढूंढना बहुत मुश्किल होता। जाति फ्रॉस्टविंड स्पिरिट वुल्फ। रैंक स्पिरिट बीस्ट 1 सितारा। प्रकार बर्फ प्रकार पवन प्रकार।
अवस्था आनंदित, योग्यता अच्छी, कौशल 1 कम तापमान प्रतिरोध पीली श्रेणी फ्रॉस्टविंड स्पिरिट वुल्फ ठंडे वातावरण में रहना पसंद करते हैं और कम तापमान के प्रति अधिक सहनशीलता रखते हैं। 2 फ्रॉस्ट ब्लेड प्रोफाउंड रैंक फ्रॉस्टविंड स्पिरिट वुल्फ अपने पंजों को बर्फ की शक्ति से ढक लेता है, जिससे संपर्क में आने वाले लक्ष्यों को कम तापमान पर फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है। यदि त्वचा क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो बर्फ की शक्ति मांस और रक्त में प्रवेश कर जाती है, जिससे पूरे शरीर में रक्त संचार प्रभावित होता है। 3 फ्रॉस्टविंड रैपिड ब्लेड प्रोफाउंड रैंक फ्रॉस्टविंड स्पिरिट वुल्फ पाले और बर्फ की ऊर्जा से परिपूर्ण विंड ब्लेड को बुलाता है, जो लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ता है। 4 बर्फ हिमस्खलन गहन श्रेणी फ्रॉस्टविंड स्पिरिट वुल्फ एक छोटे से क्षेत्र में बर्फ के टुकड़े गिराता है। 5 अनुकूल हवा के साथ यात्रा पीली श्रेणी इस अवस्था में फ्रॉस्टविंड स्पिरिट वुल्फ की गति 20% बढ़ जाती है। विकास सफल रहा और फ्रॉस्ट ब्लेड 2 नए कौशल जुड़ने के साथ कौशल सफलतापूर्वक गहन श्रेणी में पहुंच गया। यह अफसोस की बात थी कि कोई अर्थ रैंक नहीं था। कौशल प्रकट हुआ। कुछ उत्कृष्ट फ्रॉस्ट वुल्फ्स के लिए विकास के दौरान पृथ्वी रैंक के जन्मजात कौशल को समझने की एक छोटी सी संभावना मौजूद है। हालांकि लुओ चेन ने तुरंत इस बात को भुला दिया। यहाँ सब कुछ कृत्रिम था और विकसित जानवर चाहे कितना भी उत्कृष्ट क्यों ना हो, वो उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता था। शायद सिमुलेशन बहुत ही यथार्थवादी था, जिससे लुओ चेन को हमेशा ये भ्रम होता था कि वह अभी भी वास्तविकता में है। इस बार खपत पहले जितनी अधिक नहीं थी, इसलिए लुओ चेन का आराम का समय भी कम था। भयंकर जानवर 7 स्टार ग्लोसन हाउंड आखिरी वाले के लिए लुओ चेन ने लाइटनिंग रैट बीस्ट के लिए वो विकास पथ नहीं चुना जो लुओ युहेंग ने उसे सिखाया था। इसके बजाय उसने उन 3 जानवरों में से एक को चुना जिन्हें आमतौर पर विकसित होने में असमर्थ माना जाता है, ग्लोसन हाउंड, जिसे नानी प्रकार के जानवर के रूप में जाना जाता है। आजकल यह व्यापक रूप से माना जाता है कि एक जानवर केवल 9 सितारा अवस्था तक पहुंचने के बाद ही अगले रैंक में विकसित हो सकता है, जो कि उसकी वर्तमान अवस्था का शिखर है। वे विकास को उन्नति के साथ मिला देते हैं। हालांकि सिस्टम द्वारा प्रदान किया गया विकास पथ ऐसा नहीं था। उदाहरण के लिए, एक फियर्स बीस्ट 6 स्टार फ्रेग्रेंट रैबिट सीधे स्पिरिट बीस्ट 1 स्टार फ्रेग्रेंट स्पिरिट एफिनिटी रैबिट में विकसित हो सकता था। ग्लोसन हाउंड को आमतौर पर विकसित होने में असमर्थ माना जाता था। इसका कारण ये था कि उन्हें फियर्स बीस्ट 9 स्टार स्तर तक विकसित करना लगभग असंभव था। किसी भी बीस्ट मास्टर ने ग्लोसन हाउंड को तब विकसित करने की कोशिश नहीं की थी जब वह फियर्स बीस्ट 7 स्टार स्तर पर था। सफेद धुंध से एक भयंकर 7 सितारा ग्लोसन हाउंड प्रकट हुआ। यह उस कुत्ते से भी बड़ा था जिसे लुओ चेन ने पहले दुकान में रखा था। 4 सनस्टोन, 3 सूरजमुखी, 6 सुनहरे जेड रेशम। लुओ चेन ने तुरंत उन सामग्रियों के बारे में बताया जिनकी उसे आवश्यकता थी। मायावी दुनिया में ग्लोसन हाउंड को विकसित करने का एक महत्वपूर्ण कारण ये था कि ये सामग्रियां बहुत महंगी थीं और सभी बहुत दुर्लभ थीं। उन्हें लगा कि विकसित हुआ राक्षस और लाखों मूल्य के संसाधनों की खपत बहुत ही असंगत थी। इसलिए यह मायावी दुनिया अभ्यास करने और ये देखने के लिए एक अच्छी जगह थी कि क्या विकसित जानवर अपने द्वारा उपभोग किए गए संसाधनों के अनुरूप प्रदर्शन करता है या नहीं। अगर ऐसा नहीं होता, तो वह इसे वास्तविकता में विकसित ही नहीं कर पाता। अगर यह उम्मीदों से कहीं बेहतर साबित होता, तो उसे आवश्यक सामग्रियों की सावधानीपूर्वक खोज करनी पड़ती। उन्हें उम्मीद थी कि यह मायावी दुनिया वास्तव में इतनी जादुई होगी और ग्लोसन हाउंड के विकास के बाद के पथ का अनुकरण कर सकेगी। नस्ल ग्लोसन हाउंड। रैंक भयंकर जानवर 7 सितारा। प्रकार प्रकाश प्रकार सूर्य का प्रकाश। अवस्था ऊर्जावान। योग्यता उत्कृष्ट। कौशल 1 ग्लोसन पीली श्रेणी उनके शरीर के भीतर की ऊर्जा को ग्लोसन के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है और उनके शरीर पर मौजूद फर से उत्सर्जित किया जा सकता है, जिससे आसपास का तापमान थोड़ा बढ़ जाता है। 2 लाइट शील्ड पीली श्रेणी ग्लोसन हाउंड अपनी संचित ऊर्जा का उपयोग करके एक लाइट शील्ड बनाता है, जो लक्ष्य की रक्षा करता है। 3 ग्लिमर पीला रंग उत्सर्जित ग्लिमर का हल्का उपचार प्रभाव होता है। एक नैनी टाइप बीस्ट से अपेक्षित होने के नाते फियर्स बीस्ट 7 स्टार पर भी ग्लोसन हाउंड की इष्टतम स्थिति में अभी भी एक आक्रमण कौशल की कमी थी। इसके अलावा लुओ चेन को आश्चर्य हुआ कि क्या ये दुनिया उसके साथ विशेष व्यवहार कर रही है। पहले 2 जानवरों की योग्यता साधारण और अच्छी थी। उसने अनुमान लगाया कि चूंकि इससे पहले किसी ने भी ग्लोसन हाउंड का अनुकरण नहीं किया था,
इसलिए इस मायावी दुनिया ने उसके लिए अपनी प्रजाति के सबसे उत्कृष्ट ग्लोसन हाउंड का सक्रिय रूप से अनुकरण किया। क्या ये ग्लोसन हाउंड के विकास की प्रक्रिया के दौरान अन्य पहलुओं में संभावित हस्तक्षेप को कम कर रहा था? यह मायावी दुनिया काफी बुद्धिमान थी। कारण चाहे जो भी हो, इससे उसकी कठिनाई कम हो रही थी, और लुओ चेन ने खुशी खुशी इसे स्वीकार कर लिया। उसने चारों सूर्य पत्थरों को चारों दिशाओं में रखा, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, फिर पतले सुनहरे जैद रेशम को उठाया और अपनी मानसिक शक्ति से उसे परिष्कृत किया। उसने सुनहरे जैद रेशम और सूर्य पत्थर को जोड़ा। 6 सुनहरे जैद रेशम ने हर 2 सूर्य पत्थर के बीच एक संबंध स्थापित करने की अनुमति दी। फिर उसने तीनों सूरजमुखी के फूलों की पंखुड़ियां तोड़कर उन्हें चारों सूर्य पत्थरों के बीच बेतरतीब ढंग से बिखेर दिया। लुओ चेन की मानसिक शक्ति ने सूर्य पत्थरों में प्रवेश किया और उनके भीतर की ऊर्जा को एक निश्चित पैटर्न के अनुसार चारों सूर्य पत्थरों के बीच सुनहरे जैद रेशम के माध्यम से प्रसारित करने के लिए निर्देशित किया। सुनहरे जैद रेशम के धागों से शुद्ध सुनहरी रोशनी निकली और सूरजमुखी की पंखुड़ियां धीरे धीरे बिखर गईं, सुनहरे प्रकाश के कणों में परिवर्तित हो गईं जो पूरी आकृति के ऊपर बिखरे हुए तैर रहे थे। फिर सूर्य पत्थर पर छोटी छोटी सफेद रेखाएं दिखाई देने लगी, जो संरचना से आधा मीटर ऊपर आकर एक दूसरे से मिल गईं और अंततः एक प्रकाश का गोला बन गईं जिससे एक हल्की चमक निकल रही थी। लुओ चेन ने अपनी मानसिक शक्ति से इस प्रकाश के गोले को घेर लिया और लगातार इसे संकुचित किया। इस संकुचन के दौरान सफेद प्रकाश के गोले की कुछ हद तक मायावी अवस्था धीरे धीरे ठोस रूप में परिवर्तित हो गई। अंततः सनस्टोन की ऊर्जा समाप्त हो गई और कोमल प्रकाश का गोला भी मुट्ठी के आकार का हो गया, जो शांति से लुओ चेन की हथेली में टिका हुआ था। ग्लोसन हाउंड के सामने आकर लुओ चेन ने इस प्रकाश के गोले को उसके माथे पर बने सूर्य के निशान पर दबा दिया। जैसे कि विश्राम स्थल ढूंढते हुए प्रकाश का गोला ग्लोसन हाउंड के माथे पर बने निशान में विलीन हो गया। फिर ग्लोसन हाउंड अचानक गहरी नींद में डूब गया और चुपचाप जमीन पर लेट गया, मानो उसने सांस लेना बंद कर दिया हो। लुओ चेन ने खुद को संभालते हुए कहा, समय बढ़ाने का अनुरोध है। ग्लोसन हाउंड की विकास प्रक्रिया रातों रात सफल नहीं हुई। इसके शरीर में प्रवेश करने वाली शक्ति को पचाने में समय लगा। समय का बीतना उसके लिए तेज हो गया और इसके साथ ही उसके पूरे शरीर में परिवर्तन दिखाई देने लगे। उसका शरीर फूल गया और उसके बाल और भी सुनहरे और चमकदार हो गए। ये स्पष्ट नहीं था कि यह उसकी प्राकृतिक चमक थी या उसके बालों के चमकीले रंग के कारण उसके चारों ओर एक आभा बन गई थी। लुओ चेन अपनी सत्य दृष्टि का उपयोग करके ग्लोसन हाउंड की जानकारी की जांच कर रहा था, और जब जानकारी में बदलाव आया तो उसने तुरंत इसे रोक दिया। जाति जिन्यांग कुत्ता, रैंक स्पिरिट बीस्ट 1 स्टार, प्रकार प्रकाश प्रकार सूर्य का प्रकाश, स्थिति शांत, योग्यता उत्कृष्ट, कौशल 1, ग्लोसन गहन श्रेणी उनके शरीर के भीतर की ऊर्जा ग्लोसन के रूप में परिवर्तित हो सकती है और उनके फर से उत्सर्जित हो सकती है, जिससे आसपास के तापमान में काफी वृद्धि होती है। 2, प्रकाश ढाल गहन श्रेणी जिन्यांग डॉग अपनी संचित ऊर्जा का उपभोग करके एक ठोस प्रकाश ढाल बनाता है, जो लक्ष्य की रक्षा करता है। 3, गर्म धूप से उपचार गहन श्रेणी इससे निकलने वाली हल्की चमक का उपचार पर प्रबल प्रभाव होता है। 4, प्रकाश किरण गहन श्रेणी अपने मुख से या माथे पर सूर्य के आकार के चिन्ह से एक अत्यंत भेदनशील प्रकाश किरण उत्सर्जित करता है। 5, मायावी जिन्यांग पृथ्वी श्रेणी जिन्यांग कुत्ता एक मायावी जिन्यांग उत्पन्न करता है। जब तक ये जिन्यांग मौजूद रहता है, जिन्यांग कुत्ते को निरंतर उपचार मिलता है और उसकी अन्य प्रकाश संबंधी क्षमताओं की तीव्रता बढ़ जाती है। ये जिन्यांग हर 30 सेकंड में प्रकाश की किरणें शत्रु लक्ष्यों पर फेंकता है। 6, सूर्य चक्र पृथ्वी श्रेणी जिन्यांग डॉग के सिर के पीछे स्थित 2 अर्धवृत्ताकार अस्थि उभार एक सूर्य चक्र में संयोजित हो जाएंगे और आवश्यकता पड़ने पर अलग होकर मानसिक हेरफेर के माध्यम से दूर से ही लक्ष्यों पर प्रहार करेंगे। लुओ चेन ने जिन्यांग कुत्ते के सिर पर हाथ फेरा, जो अब उसके बराबर लंबा हो गया था, और उसकी उंगलियां उसके सिर के पीछे मौजूद 2 सुनहरे उभारों को छू गईं। वे सुनहरे रंग के थे और उन्होंने इसमें बहुत ही भव्यता जोड़ दी थी। एक स्पिरिट बीस्ट 1 स्टार बीस्ट मास्टर के पास 6 कौशल हैं, जिनमें से 2 पृथ्वी श्रेणी के हैं। वह सोच रहा था कि संसाधनों में 10 लाख से अधिक स्पिरिट कॉइन खर्च करना उचित है या नहीं। हालांकि केवल उत्कृष्ट योग्यता वाला ग्लोसन हाउंड ही इतने सारे कौशलों से लैस जिन्यांग डॉग में विकसित हो सकता था।
उसे यह नहीं पता था कि साधारण या अच्छी योग्यता वाले डॉग में कितने कौशल होंगे। फिर भी जिनयांग डॉग काफी बहुमुखी था, जिसमें रक्षा, आक्रमण, उपचार और भीड़ नियंत्रण के लिए कौशल मौजूद थे। ये किसी भी बीस्ट मास्टर टीम में आसानी से फिट हो सकता था। हालांकि इसके विकास के लिए आवश्यक महंगी सामग्रियों के कारण इस प्रकार का बीस्ट मास्टर आम लोगों के बीच लोकप्रिय नहीं हो पाएगा। मूल्यांकन पूरा हो गया है। योग्यता मूल्यांकन उत्कृष्ट है। स्टेला 1 स्टार ब्रीडर बनने पर आपको बधाई। ये वही आवाज थी जो लुओ चेन के मूल्यांकन का परिणाम घोषित कर रही थी। फिर इससे पहले कि लुओ चेन कोई प्रतिक्रिया कर पाता, उसके सामने का दृश्य अचानक चकनाचूर हो गया और उसकी चेतना को अचानक गिरने का एहसास हुआ। असली दुनिया में विशाल चट्टान पर बैठे लुओ चेन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में थोड़ी सी उलझन झलक रही थी, जिसे दूर होने में उन्हें कुछ पल लगे। जिस विशाल चट्टान पर वह बैठा था, उससे एक बैज तैरता हुआ निकला। नीले रंग के आधार पर जड़े उस बैज पर एक चांदी का तारा चमक रहा था। यह उनके ब्रीडर होने की पहचान का प्रमाण था, जिस पर लुओ चेन की आध्यात्मिक आभा अंकित थी। एक स्टेला 1 स्टार ब्रीडर बैज था और विशेष नकली रोधी चिन्ह थे ताकि कोई भी उनकी पहचान का प्रतिरूपण न कर सके। उसने बैज को हाथ में लिया और उसे अपनी बाईं छाती पर लगा लिया। तभी लुओ चेन ने सचमुच एक ब्रीडर बनने का मार्ग अपनाया। जैसे ही लुओ चेन ने मायावी दुनिया के सबसे गहरे हिस्से में बैज प्राप्त किया। ये संभवतः कुछ हजार मीटर आकार का एक द्वीप था, जिस पर एक हरा भरा प्राचीन वृक्ष उग रहा था, जिसकी छतरी पूरे द्वीप को घेरे हुए थी। 30 या 40 वर्ष की आयु का एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा था। उसका व्यवहार शांत था, उसकी आंखें बंद थी मानो वह ध्यान कर रहा हो। उस आदमी के सिर के पीछे एक प्रभामंडल लगातार घूम रहा था। उसके बाएं घुटने पर एक तितली थी जो लगातार रंग बदल रही थी, और उसके दाहिने घुटने पर एक छोटी, नाजुक, 8 टांगों वाली सफेद जेड मकड़ी थी। उस आदमी की पलकें फड़कने लगी और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। ग्लोसन हाउंड भी विकसित हो सकता है, और इसके लिए उसे फेयर्स बीस्ट चरण के शिखर तक पहुंचने की भी जरूरत नहीं है। उसके चेहरे पर थोड़ी सी रुचि झलकती हुई दिखी। दिलचस्प। वह धीरे धीरे जमीन से उठा। जैसे ही वह उठा, तितली ने अपने पंख फैलाए और उसके चारों ओर उड़ने लगी, और सफेद जेड मकड़ी उसके कपड़ों पर चढ़कर उसके कंधे तक पहुंच गई। इन दो छोटे जीवों की हरकतों का असाधारण स्वभाव वाले उस व्यक्ति पर कोई असर नहीं पड़ा, मानो ऐसी हरकतें अनगिनत बार की जा चुकी हों। उस आदमी की उंगलियां धीरे से उसके पीछे स्थित विशाल पेड़ के तने को सहला रही थीं। एजोर लीफ, तुम कहती हो, क्या ये संभव है कि तुम्हें सफलता पाने के लिए डेसोलेट बीस्ट 9 स्टार तक पहुंचना जरूरी नहीं है? अन्यथा, तुम इतने वर्षों से डेसोलेट बीस्ट 9 स्टार तक सफलता क्यों नहीं पा सकी हो? उनकी बात सुनकर विशाल वृक्ष के पत्ते आपस में टकराकर सरसराहट की आवाज करने लगे और एक थोड़ी उम्रदराज आवाज सुनाई दी। मुझे यकीन नहीं है, आप निडर होकर कोशिश कर सकते हैं। उस व्यक्ति ने सिर हिलाया और आसपास के बादल अचानक अनियंत्रित रूप से मथने लगे, जो लुओ चेन के आकलन के दौरान की तुलना में कहीं अधिक हलचल भरा था। बादलों के भीतर से तरह तरह की दुर्लभ सामग्रियां प्रकट हुईं। उसके पीछे मौजूद पहिए जैसी वस्तु प्राचीन वृक्ष से भी बड़ी हो गई, फिर प्राचीन वृक्ष के ऊपर स्थिर हो गई और तेजी से घूमने लगी। पहिए से विभिन्न प्रतीक निकले और उन्होंने विभिन्न सामग्रियों को घेर लिया। स्टार एंशिएंट ट्री के पहले विकास का अनुकरण शुरू होता है। अगर लुओ चेन वहां होता, तो वह बता सकता था कि यह आवाज उस आवाज से अलग नहीं थी जो उसने अपने मूल्यांकन के दौरान सुनी थी। विभिन्न पदार्थों को तारा प्राचीन वृक्ष द्वारा एक विशिष्ट क्रम में मिलाया या अवशोषित किया गया था। हालांकि प्रक्रिया के आधे रास्ते में ही तारा प्राचीन वृक्ष की शाखाएं और पत्तियां अचानक मुरझाकर सड़ने लगी। उसकी जीवन शक्ति तेजी से क्षीण हो गई और वह तुरंत एक मृत वृक्ष में बदल गया। सौभाग्यवश ये केवल एक भ्रमपूर्ण दुनिया थी। प्राचीन वृक्ष की मृत्यु ने केवल ये संकेत दिया कि यह विकास अनुकरण विफल हो गया था, और इसका वास्तविक प्राचीन वृक्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस असफलता के बावजूद उस व्यक्ति की निगाहें नहीं हटी, बल्कि उसने अपने हाथ हिलाए और विभिन्न वस्तुएं पुनः प्रकट हो गईं। हालांकि पहले की तुलना में काफी नए तत्व जोड़े गए और कुछ हटा दिए गए, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उन्होंने फॉर्मूले में सुधार किया था। स्टार एंशिएंट ट्री का द्वितीय विकास सिमुलेशन शुरू होता है। ... लुओ चेन उसी रास्ते से वापस विशाल कमरे में लौट आया जिससे वह आया था।
उसने देखा कि लुओ युहिंग पहले से ही वहां मौजूद थी और मास्टर फोन के साथ खुशी खुशी बातें कर रही थी। वह इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गया? क्या ऐसा हो सकता है कि वह परीक्षा में पास नहीं हुआ हो? लू चेन के मन में यह विचार बार बार आ रहा था। जैसे ही वह करीब पहुंचा, मास्टर फोन की कुछ हद तक चौड़ी पीठ के कारण उसका दृश्य बाधित नहीं हुआ, और लुओ युहिंग की छाती पर लगा चांदी सफेद चंद्रमा का बैज उसकी नजर में आ गया। हे भगवान, उसने बेवजह ही चिंता की थी। उस बूढ़े आदमी में वाकई बहुत हुनर था। लुओ युहिंग ने लुओ चेन की छाती पर लगे नए बने स्टेलर 1 स्टार ब्रीडर बैज को भी स्पष्ट रूप से देख लिया था, और उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान फैल गई। जियाओ चेन का मूल्यांकन भी पूरा हो गया है, इसलिए हम अब आपको और परेशान नहीं करेंगे। लुओ युहिंग ने मास्टर फोन को विदाई दी। ठीक है, युवा मित्र लुओ में भी असाधारण प्रतिभा है, उसने पहले ही प्रयास में परीक्षा पास कर ली। मैं तुम्हें विदा करता हूँ। हालांकि लुओ युहिंग ने बार बार मना किया, फिर भी मास्टर फोंग अपने 2 युवा शिष्यों के साथ उन्हें दरवाजे तक ले गए। मास्टर फोंग और उनके 3 शिष्यों की ईर्ष्यालु निगाहों के नीचे, लुओ युहिंग और लुओ चेन, काफी असहज महसूस करते हुए, जल्दी से लुओ युहिंग के दूसरे पशु स्वामी, नीले चट्टानी समुद्री मगरमच्छ पर सवार हो गए और वहां से चले गए। आधे रास्ते में, लुओ चेन को अपने टर्मिनल पर एक मैसेज पुश नोटिफिकेशन मिला। तकनीकी उन्नयन के कारण आज से प्रजनक मूल्यांकन नियुक्तियां स्थगित कर दी गई हैं। पुनः आरंभ होने की तिथियों के लिए कृपया आधिकारिक घोषणाओं का अनुसरण करें। होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हमें खेद है। लुओ चेन इस संदेश को सुनकर कुछ हद तक हैरान रह गया। क्या इसे इस रूप में गिना जा सकता है कि उन्होंने ठीक समय पर बुकिंग कर ली, और प्रजनक मूल्यांकन निलंबित होने से पहले ही मूल्यांकन में सफल हो गए? अगर वे एक दिन बाद आते और इस तकनीकी अपग्रेड का सामना करते, तो उन्हें पता नहीं होता कि वे मूल्यांकन में कब भाग ले पाएंगे। लुओ चेन के विपरीत, जो समय पर परीक्षा पास करने से मात्र राहत महसूस कर रहा था, लुओ युहिंग को लगा कि कुछ गड़बड़ है। इतने महत्वपूर्ण समय में तकनीकी उन्नयन की क्या आवश्यकता होगी? इस मायावी दुनिया का निर्माण बीस्ट मास्टर्स की संयुक्त शक्ति द्वारा किया गया था। इसका मतलब यही हो सकता है कि मायावी दुनिया का निर्माण कर रहे दानव स्वामी को किसी समस्या का सामना करना पड़ा है। लुओ युहिंग केवल यही प्रार्थना कर सकता था कि इस दानव स्वामी को कोई बड़ी परेशानी न हो, अन्यथा इसका पशुपालन पेशे पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, लुओ चेन और उसकी बीस्ट शॉप की रोमांचक कहानी का यह सफर यहीं रुकता है। लेकिन रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या लुओ चेन हर जानवर के उस गुप्त इवोल्यूशन मार्ग को खोज पाएगा? क्या उसकी दुकान इस पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन पाएगी? ये सब हम जानेंगे आने वाले एपिसोड्स में। अगर आपको आज का ये भाग पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर जताएं। और इस बीस्ट टेमिंग की दुनिया का कोई भी हिस्सा मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगला एपिसोड अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको लू चेन का यह सीक्रेट सिस्टम और उसका अंदाज कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।